नमस्कार साथियों, एमकेएच के इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर जो बीएड द्वितीय वर्ष के लिए जो हमारा पहला पेपर होता है जेंडर विद्यालय एवं समाज, तो उसकी जो थर्ड यूनिट है वो करने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि थर्ड यूनिट जो हमारी शॉर्ट एंड स्वीट यूनिट है, यानी सबसे छोटी यूनिट है और आसानी से हो जाती है, बहुत ही आसान यूनिट है। तो इस यूनिट के अंदर कुल 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न हमने बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले इन 10 अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस को करते हैं, उसके बाद लघुतरात्मक करेंगे, फिर निबधात्मक करेंगे। तो इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आपकी यूनिट थर्ड, जो कि बहुत ही आप ये कह सकते हो शॉर्ट एंड स्वीट यूनिट है, जल्दी से रेडी हो जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक समानता किसे कहते हैं? लैंगिक समानता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई लैंगिक समानता का अर्थ यह है कि लिंग के आधार पर असमानता का अभाव। अब देखो, असमानता का अभाव, समानता होनी चाहिए तो इसका मतलब असमानता खत्म होनी चाहिए, सिंपल सी बात हो गई है। तो आफ्टर दैट, व्यापक अर्थ में लैंगिक समानता एक समाज शास्त्रीय अवधारणा है जो लिंग के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक क्षेत्र में समानता स्थापित करने की बात करता है। यानी सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्र जो है उसके अंदर समानता होनी चाहिए। किस आधार पर? लिंग के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे। लैंगिक समानता विशेषकर अवसरों की समानता से संबंधित है, यानी अवसरों में समानता प्राप्त होनी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या प्राइवेट जॉब्स के लिए गर्ल्स बॉयज़ के लिए सेम जो है अवसर मिलने चाहिए, जो बिना लैंगिक भेदभाव के विकास का अवसर देता है, जो बिना लैंगिक भेदभाव के विकास का अवसर देता है। लैंगिक समानता विशेषकर महिलाओं व लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने से है, ताकि उन्हें परंपरागत सोच पर आधारित सामाजिक, शैक्षणिक असमानता के दायरे से बाहर लाकर उनको समुचित विकास का अवसर प्रदान किया जा सके। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट समझ में आ गई कि लैंगिक समानता विशेषकर किसके लिए है? महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए, ताकि उनको सामाजिक और शैक्षणिक असमानताओं के दायरे से बाहर निकाला जा सके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैंगिक समानता से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक समानता से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला है, लैंगिक समानता मानव अधिकार है जो किसी को भी इंसान के रूप में पैदा होने के कारण स्वाभाविक रूप से मिलना चाहिए। यानी अगर आप इंसान के रूप में पैदा हुए ना, तो आपको लैंगिक समानता का अधिकार मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये आपका एज ए मानव अधिकार है। ठीक है, तो लैंगिक समानता मानव अधिकार है जो किसी भी इंसान के रूप में पैदा होने के कारण स्वाभाविक रूप से मिलना चाहिए। दूसरा है, लैंगिक समानता समान व्यवहार से संबंधित प्रत्यय है जो लिंग के आधार पर भेदभाव के विपरीत प्रत्यय है। यानी लिंग के आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है तो उसके बिल्कुल विपरीत है लैंगिक समानता। तो दो चीज़ें आप कह सकते हो, एक तो आप ये कह दो कि इंसान के रूप में मिलना चाहिए, दूसरा ये कह दो कि भेदभाव के विपरीत है या असमानता के विपरीत है। अगला है, लैंगिक समानता समान परिस्थितियों को उत्पन्न करने से संबंधित है, यानी गर्ल्स और बॉयज़ के लिए समान परिस्थितियां होनी चाहिए जो लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक है जी, अब चलिए आगे। लैंगिक समानता उस अतार्किक भेदभाव की एक प्रतिक्रिया है जो महिलाओं के शोषण का एक प्रमुख आधार था। पहले महिलाओं का शोषण होता था लैंगिक आधार पर, जो कि अतार्किक था, तो उस अतार्किक भेदभाव की एक प्रतिक्रिया है। ठीक है, कि होता है ना एक्शन रिएक्शन, तो उसका एक रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लैंगिक समानता से अभिप्राय लड़के लड़कियों, पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार, उत्तरदायित्व और अवसर से होता है। अर्थात पुरुष या महिला लिंग को सभी प्रकार के उन अवसरों में समानता दी जानी चाहिए जो उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक विकास के लिए अधिकार के रूप में दिए जा रहे हैं। यानी जो भी अधिकार उनको दिए जा रहे हैं ना, तो आप सेम दीजिए, पुरुषों को भी महिलाओं को भी सेम अधिकार दीजिए, चाहे आप सामाजिक अधिकार दे रहे हैं, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने किए। अब हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसानी से आपकी ये यूनिट रिवाइज होने वाली है। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को अगर आपको टाइम कम है तो आप स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल स्पीड में आप देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। अब तक समानता की बात रही थी, अब असमानता है। विद्यालयों में लैंगिक असमानता कैसे देखने को मिलती है। अच्छा, विद्यालय में देखने को मिलती है क्या, और अगर मिलती है तो कैसे मिलती है। देखो, लिंग के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्रों में भेदभाव करना ही लैंगिक असमानता होती है। कि आप कोई भी क्षेत्र ले लो, उसमें लैंगिक आधार पर अगर आप भेदभाव कर रहे हो तो वो लैंगिक असमानता हो गई। अब अगली बात क्या है कि विद्यालयों में लैंगिक असमानता के क्या क्या कारण है, चलिए देखते हैं। पहला, कन्या विद्यालयों की संख्या में कमी। यानी देखो, आप देख सकते हो कि जितने बॉयज स्कूल हैं उतने गर्ल्स स्कूल नहीं है। इसका मतलब कन्याओं के लिए इतने स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, तो इसका मतलब ये भेदभाव है उनके साथ। दूसरा है, पाठ्यक्रम में लैंगिक भेदभाव का चित्रण करना। पाठ्यक्रम में दे रखा है कि लड़का ये कर सकता है, लड़की ये कर सकती है, ठीक है। ये भी मतलब पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं ये चीज़ झलकती है। जैसे आप भी देखते होंगे कि हमें अक्सर ये उदाहरण दिए जाते हैं कि जैसे लड़की रसोई में काम कर रही है या लड़का बाहर जाके काम कर रहा है, तो ऐसे उदाहरण क्यों दिए जाते हैं। इसका मतलब तो वो लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, बालिकाओं के लिए विद्यालयों में शौचालयों का अभाव है। बालिकाओं के लिए विद्यालय में शौचालय ही नहीं है अलग से। अगला देखो, महिला शिक्षकों की कमी। बालिकाओं के लिए महिला शिक्षकों की कमी है। अगर महिला शिक्षकों की कमी होगी तो वहाँ पर बालिकाएं कम प्रोत्साहित होंगी, एक तरह से ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। यानी उनके लिए रोल मॉडल बनने वाला कोई नहीं है। चलिए आगे, महिला छात्रावासों की कमी। महिला छात्रावासों की कमी होती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है छठा, वो क्या कहता है, विद्यालयों में विभिन्न कार्यों का विवरण एवं श्रम का लैंगिक विभाजन, अर्थात बालकों से बाहर का काम करवाना और बालिकाओं से साज सज्जा, रंगोली बनवाने आदि के कार्य करवाना, ये तो विद्यालयों में देखा ही जाता है। अक्सर आप देखते होंगे कि जो क्रिकेट का मैच होता है ना, वो केवल लड़कों का ही कराया जाता है और लड़कियों को नॉर्मल जो ऐसे गेम जो आसान रहते हैं, हम ये सोचते हैं कि शायद बालिकाएं यही खेल सकती हैं, ठीक है। हम तो नहीं सोचते, खैर विद्यालयों में ऐसा चलता है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे लैंगिक विभाजन कर दिया जाता है श्रम के अंदर कि बालकों को वो काम दिए जाएंगे जो बाहर से करने वाले हैं और बालिकाओं को जो साज सज्जा, रंगोली बनाने के कार्य नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो लैंगिक रूप से भेदभाव हो गया। अब देखिए आगे, लिंग के आधार पर बालक बालिकाओं को अलग अलग पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित करता है, यानी लैंगिक असमानता को प्रोत्साहित करता है कहीं ना कहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, छिपी पाठ्य चर्चा का अर्थ बताइए। यानी छिपी पाठ्य चर्चा का क्या अर्थ है, छिपी, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक बच्चे की शिक्षा की शुरुआत के साथ ही उसकी छिपी पाठ्य चर्चा की भी शुरुआत हो जाती है। आप इसको ये भी कह सकते हो छिपी, ठीक है। छिपी जो पाठ्य चर्चा है उसकी भी शुरुआत हो जाती है, यानी जैसे ही हम स्टडी स्टार्ट करते हैं वैसे ही हमारी छिपी हुई पाठ्य चर्चा शुरू हो जाती है। बालक के विद्यालय जाते ही उसके साथियों तथा आसपास कक्ष के वातावरण को लेकर उसकी एक राय और दृष्टिकोण बन जाता है। उदाहरण के लिए, बालक कक्षा में उचित व्यवहार करना सीख जाते हैं, ठीक है। जैसे कक्षा में एंटर करना है तो परमिशन मांगेगा, सलीके से बैठेगा, सीधा बैठेगा, ठीक है। अगर दूसरों से बात करना है तो सलीके से बात करेगा। ये सारी चीज़ें वो अपने आप सीख जाता है, ये हम बुक्स में लिखकर तो नहीं सिखाते हैं, ठीक है। तो वो उसकी छिपी पाठ्य चर्चा है जिससे उनके शिक्षक एवं सहपाठी प्रभावित होते हैं। उनके शिक्षक और सहपाठी क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है जी। प्रभावित होने का मतलब है कि उनमें फर्क पड़ता है उनमें, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार कक्षा में लड़के लड़कियों के समक्ष कैसा व्यवहार करना है यह सीखना नहीं पड़ता, यानी दूसरे जो आपके सहपाठी हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है ये सिखाना नहीं पड़ता या सीखना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता है। यह उसकी छिपी पाठ्य चर्चा का हिस्सा होता है जिसे विद्यार्थी समय सीखता है, ठीक है जी। सिंपल सी बात थी, समझ आ गई। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। हमारा मात्र 10 क्वेश्चन है जिसमें से 5वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। छिपी पाठ्य चर्चा, देखिए क्या है, छिपी पाठ्य चर्चा के क्षेत्र कौन कौन से हैं स्पष्ट कीजिए। तो चलिए, विद्यालय में नैतिकता, लिंग, सामाजिक वर्ग, सांस्कृतिक आशाएं, राजनीति तथा भाषा के प्रति छात्रों का दृष्टिकोण छिपी पाठ्य चर्चा के क्षेत्र हैं। देखो सिंपल सी बात है कि कोई बालक है वो कितना नैतिक है, यानी नैतिक रूप से वो दूसरों के प्रति कैसे भाव रखता है,
उसका लिंग क्या है, ठीक है, लड़का है लड़की है, सामाजिक वर्ग क्या है, सांस्कृतिक आशाएं क्या हैं, राजनीति में वो कैसा है, राजनीति का मतलब सिंपल राजनीति, ठीक है, जो स्कूल के अंदर मैनेजमेंट टाइप से चलती है वो, भाषा के प्रति छात्रों का दृष्टिकोण कैसा है, ये उसकी छिपी पाठ्य चर्चा के क्षेत्र हैं। इनमें बालक जितना अच्छा होगा इसका मतलब उसने छिपी हुई पाठ्य चर्चा को उतने अच्छे तरीके से सीख लिया है। चलिए आगे। लैंगिक पूर्वाग्रह लड़के और लड़कियों में बहुत जल्दी विभेदित हो गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि लैंगिक पूर्वाग्रह जो होते हैं, ठीक है, यानी पहले से होता है कि लड़कों को ये करना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से बनाई हुई धारणाएं, ठीक है। लैंगिक पूर्वाग्रह लड़के और लड़कियों में बहुत जल्दी विभेदित हो गए, यानी वो अलग अलग अपने आगे देखिए, जिससे लिंग की भूमिकाओं को स्पष्ट कर दिया गया। यानी पहले से ये स्पष्ट कर दिया जाता है, जैसे लड़का लड़की जाते हैं ना, तो उन्हें पहले स्पष्ट कर दिया जाता है भी लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेंगी। प्रारंभिक समय में कई पुस्तकों में इसका समर्थन किया गया, किंतु धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और वास्तव में परिवर्तन होना भी चाहिए। छिपी पाठ्यचर्या अक्सर विद्यालय में औपचारिक पाठ्यचर्या में पाई जाती है। यानी जो छिपी हुई पाठ्यचर्या होती है वो अक्सर विद्यालय में औपचारिक रूप से पाई जाती है, ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म पहन के आना, तो ये सारी चीज़ें औपचारिकता में आ जाती हैं। यह आंशिक रूप से होती है, जिसको व्यवस्थित ढंग से सिखाया नहीं जाता। उसको ऐसे तो नहीं है कि बच्चे को एक स्पेशल ये क्लास लगे कि हाँ बच्चों बैठेंगे कैसे, यूनिफॉर्म कैसे डाल कर आएंगे, बातचीत कैसे करेंगे, तो ये एक व्यवस्थित ढंग से नहीं सिखाया जाता। जब मौका मिलता है तभी टीचर सिखा देता है। उदाहरण के लिए यदि कोई अंग्रेजी वर्ग दोबारा से पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई अंग्रेजी वर्ग कहानियों के सेट को केवल पढ़ने के लिए यूएस में देता है, तो वहाँ के शिक्षक अंग्रेजी छात्रा सहित अन्य छात्रों को यह सिखाएंगे कि हमारी स्कूल प्रणाली में अन्य संस्कृतियों और भाषाओं की सराहना नहीं करते हैं। देखिएगा आगे, एक उदाहरण हमारे लिए दिया गया कि अगर यूएस में हम केवल अंग्रेजी वर्ग के कहानियों का मतलब अंग्रेजी में अगर आप पढ़ेंगे यूएस के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा कि वो बाकी की जो भाषाएं हैं उनकी सराहना नहीं करते हैं, जिससे छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा। अतः इस उदाहरण से स्पष्ट है कि शिक्षक का व्यवहार भी छिपी पाठ्यचर्या का ही हिस्सा होता है, यानी छिपी पाठ्यचर्या का भी हिस्सा होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, जैसे आप देखते हो विदेशों में, या आजकल तो हमारे भी चल गया, हमें इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश जब पढ़ता है स्टूडेंट, तो जो इंग्लिश टीचर है वो इंग्लिश की इतनी ज़्यादा बड़ाई करता है और हिंदी की इतनी ज़्यादा बुराई करता है ना, कि ये जो छात्र है वो हिंदी को लाइक ही नहीं करता, वो हिंदी को डिसलाइक करने लग जाता है। तो ये बालक हिंदी को नहीं पढ़ेगा। अब इसके सामने मान लीजिए हिंदी पढ़ा हुआ कोई दूसरा बालक आ गया, तो ये हिंदी मीडियम वाले की इज्जत ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके इंग्लिश टीचर ने ये बताया कि हमारी इंग्लिश ही सर्वोपरि है। तो दूसरे देशों में यही चलता है, और ऐसा करने पर वहाँ पर विभेद आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना कि छिपी पाठ्यचर्या के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात हो गई कि छिपी पाठ्यचर्या जो होती है हमारे स्कूलों में स्पष्ट रूप से नहीं सिखाई जाती है, जब मौका मिलता है तभी उन्हें सिखा दिया जाता है। ठीक है, और कई बार तो क्या है कि व्यवस्थित ढंग से नहीं सिखाया जाता हमारे यहाँ पर, लेकिन दूसरे विद्यालयों में जैसे यूएस वगैरह है तो वहाँ पर सिखाया जाता है, तो उससे छात्रों के अंदर नकारात्मक प्रभाव आ जाते हैं, वो दूसरों की इज्जत करना भूल जाते हैं। चलिए आगे, छिपी पाठ्यचर्या की विशेषताएं लिखिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि छिपी पाठ्यचर्या में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला देखिए, इस पाठ्यचर्या में छात्रों को कक्षा एवं सामाजिक वातावरण में आदर्शों, मूल्यों एवं धारणाओं से अवगत कराया जाता है। यानी कि इसके अंदर ये बताया जाता है कि आप कैसे बैठेंगे, आप अनुशासन में रहेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आप कल को समाज में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा। यानी आदर्शों का, मूल्यों का और धारणाओं से अवगत कराया जाता है, उनको ज्ञान दिया जाता है इस बात का। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसके द्वारा छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करना, ताकि वे एक सामाजिक प्राणी बन सकें। विकल को उनको समाज में जाना है तो वो असामाजिक तत्व न बन जाए, ये उनको सिखाया जाता है।
चलिए आगे हम भी देखते हैं, अभी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ना रहने सहने का ढंग होता है, बाल पता नहीं बहुत ही अलग तरीके से बनाए होते हैं, वो उनको अपने आप को वो बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को उनको देख करके घिन आती है। तो ऐसे सामाजिक प्राणी नहीं होते। तो हमें छात्रों को सामाजिक प्राणी बनाना होता है। चलिए आगे, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे समस्त मानवता के गुणों को समय में समाहित कर सकें। यानी कि ऐसा नहीं है कि दूसरों के प्रति भावनाएं ना रखें, दया भावनाएं रखें, तो वो भी रखें, ठीक है, सहानुभूति भी रखें। चलिए आगे, इस पाठ्यचर्या के माध्यम से छात्रों को विद्यालय, राज्य एवं राष्ट्र की संस्कृति से अवगत कराया जा सकता है। यानी हमारी संस्कृति कैसी है और उन्हें गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति पर। इस पाठ्यचर्या में छात्रों को अनेक सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी सहयोग और सहानुभूति की भावना उनमें भर दी जाती है और सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। ठीक है जी, ये हुआ हमारा छठा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारा सातवां क्वेश्चन। ठीक है, सातवां जो क्वेश्चन है हमारा क्या कहता है कि पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक असमानता के कारण बताइए। कि पाठ्य पुस्तक में पढ़ करके एक लड़का ऐसे सोचता है कि हाँ मैं लड़का हूँ, इसे मुझे ये काम करना है, और लड़कियाँ ये सोचती हैं कि अरे मैं तो लड़की हूँ, मुझे तो ये काम करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक असमानता के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। तो पहला क्या है, समाज की परंपरागत सोच। बुक्स के अंदर वही सोच सेम टू सेम टिप दी जाती है जो समाज की सोच है। ठीक है, तो वो एक कारण बनती है लैंगिक असमानता का। बालकों के अंदर वो भावनाएं आ जाती हैं। समाज की परंपरागत जो सोच है वो समाजीकरण के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क में पैदा होती है। हमारे ही समाज के सदस्य जब पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं तो बिना किसी गलत सोच के अचेतन मन में महिलाओं के प्रति परंपरागत सोच के कारण पाठ्यचर्या में लैंगिक असमानता का वर्णन हो जाता है। यानी वो करना नहीं चाहते, लेकिन उनके दिमाग में गलत सोच नहीं है, लेकिन बिना गलत सोच के भी वो ऐसा कर बैठते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। ठीक है, जैसे उदाहरण दे दिए कि लड़की है वो अपनी माँ की सहायता करती है तो वो अच्छी बच्ची है, लड़का है वो शॉप पर जाकर के अपने पिताजी की सहायता करता है तो वो एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर देखो लैंगिक भेदभाव उत्पन्न कर दिया गया। इसकी बजाय ये भी तो हो सकता था कि लड़की पिता की हेल्प करती है उनकी दुकान पर जाकर और लड़का घर में माताजी की हेल्प करता है, लेकिन उन्होंने ऐसा होता हुआ समाज में देखा नहीं, इसलिए उन्होंने बुक्स में भी नहीं लिखा। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा है लैंगिक संवेदना की कमी। हमारे समाज में लैंगिक असमानता को कम करने संबंधी जागरूकता एवं संवेदना की कमी के कारण पाठ्य पुस्तकों में ऐसे उदाहरण लिख दिए जाते हैं जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देते हैं। तो बिल्कुल ये तो वही बात हो गई भी, लैंगिक संवेदना की कमी है, हम इन चीज़ों पर गौर ही नहीं करते भी इन चीज़ों से क्या चीज़ रिजल्ट क्या आ सकता है, इन चीज़ों पर गौर नहीं करते तो लिख देते हैं बस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, क्या कहता है कि बालिका विद्यालय से आप क्या समझते हैं। बालिका विद्यालय से आप क्या समझते हैं। सह शैक्षिक विद्यालय में बालिका विद्यालय में अंतर बताइए। तो सह शैक्षिक का मतलब होता है जो जिनको हम को एजुकेशनल स्कूल कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर लड़का लड़की के एक साथ पढ़ते हैं, और बालिका विद्यालय जिनमें केवल बालिकाएं होती हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं, जिस विद्यालय में केवल बालिकाओं को ही शिक्षा मिलती है उसे बालिका विद्यालय कहते हैं। इसमें लिंग पर आधारित प्रवेश दिया जाता है, यानी केवल बालिकाएं ही होंगी, यहाँ पर बालक नहीं होंगे। यह विद्यालय केवल एक स्त्रीलिंग को ही शिक्षा देता है। बालिका शिक्षा के लिए कई अभिभावक लड़कों के विद्यालयों में सुरक्षा की दृष्टि से लड़कियों को भेजना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका विद्यालय का निर्माण किया गया। ये तो एक ठीक बात है कि उनकी सोच अगर ऐसी है, पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस ऐसी है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम स्त्री शिक्षा को कोई ना कोई उपाय खोजें और उसको बढ़ाएं। तो उसके लिए बालिका विद्यालय एक अच्छा ऑप्शन है। सहज शैक्षिक विद्यालय में बालक बालिका दोनों ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें लिंग के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता है। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने मांग के अनुरूप बालिकाओं हेतु विद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया। जहां बालिका विद्यालय खोलना संभव न हो वहां सह शैक्षिक विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की गई कि सह शैक्षिक विद्यालय तो खोलना ही चाहिए कम से कम, कि लड़कियां अगर पढ़ना चाहें तो वो
जो बॉयज़ स्कूल है, यानी बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल दोनों ही है मिक्स, ठीक है, जहाँ पर लड़के भी पढ़ाई करते हैं, लड़कियाँ भी पढ़ाई करती हैं, ठीक है। चलिए, अगर अकेला गर्ल्स स्कूल खोलना पॉसिबल नहीं है तो आप एक स्कूल तो खोलें कम से कम, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 9, हमारा 8। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। क्या कहता है हमारा प्रश्न कि लैंगिक समानता लाने हेतु क्या प्रयास करने चाहिए, संक्षिप्त में बताइए। तो क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। पहला प्रयास, लोगों के मन में यह सोच विकसित करना कि महिला पुरुष जीवन साथी के रूप में निजी और सार्वजनिक जीवन में एक समान है, यानी कि चाहे निजी जीवन हो चाहे सार्वजनिक जीवन हो, वो एक समान है जीवन साथी के रूप में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पुरुषों को कहो कि आप बिजनेस करो और महिलाओं को कहो कि आप बच्चे पालो और घर पर रहो, ये बिल्कुल गलत सोच है। नेक्स्ट है, लड़के लड़कियों के को बराबर व्यवहार, देख रेख और सम्मान मिले, ये चीज़ समझ आ गई। अपने समय के विचारों में परिवर्तन करके हमें पहले खुद की सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा, और मैं 100% श्योर हूँ कि आप आज के विद्यार्थी हैं तो आप इस चीज़ को सुधार चुके हैं, आप अपने विचारों में परिवर्तन कर चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये। नेक्स्ट है, पुरुष और महिलाओं दोनों परिवारों के फैसले में बराबर भूमिका होनी चाहिए, यानी परिवार के अंदर कोई फैसला हो रहा है तो वो पुरुष और महिला दोनों को सोच करके होना चाहिए, दोनों की राय मांग कर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजन केवल पुरुष ही लिए जा रहे हैं, ये सारे डिसीजन केवल महिला ही ली जा रही है। चलिए नेक्स्ट, 5वां है, कानूनी समानता के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न किए जाने चाहिए, ये तो अच्छा है। नेक्स्ट है, 6, एक सकारात्मक वातावरण तैयार करना और समुदाय के प्रभावशाली लोगों को इस अभिप्राय में शामिल करना, ताकि वो आगे रोल मॉडल बन सकें। जो ऑलरेडी रोल मॉडल हैं हमारे समाज के, वो इन चीज़ों को अपनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 7वां पॉइंट, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों और महिलाओं के लिए आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में अवसर बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए, यानी आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर दोनों को ही मौका मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दोनों सामुदायिक फैसलों में भी शामिल हो, कोई समुदाय के फैसले ले जा रहे हैं तो वो दोनों को देखकर हो। अपने समुदायों में लिंग पक्षपात और महिलाओं के प्रति हिंसा पर बातचीत के लिए प्रोत्साहित करना, यानी महिलाओं के लिए हिंसा जो है बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए 10वां, महिलाएं एवं पुरुषों को शिक्षा, रोजी रोटी, स्वास्थ्य एवं विकास के समान अवसर मिलने चाहिए, जो कि आज की आवश्यकता है। चलिए 9 प्रश्न हमारे हो गए। अब हमारा लास्ट अति लोकोत्तरात्मक प्रश्न है 10वां प्रश्न। क्या कहता है देखिए, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों जेंडर पक्षपात से मुक्त करने हेतु सुझाव बताइए। कि आपको पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों जेंडर पक्षपात से मुक्त करना है, बुक्स ऐसी बनानी है भी लड़का पढ़े लड़की पढ़े कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे को समान माने, एक दूसरे का सम्मान भी करे, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों में जेंडर पक्षपात को कम करने की अभी भी आवश्यकता है। तो कुछ सुझाव निम्नलिखित है। पहला सुझाव क्या है कि शैक्षिक सामग्री का उत्पादन संविधान में निहित भावना एवं मौलिक अधिकार एवं समानता के अनुरूप होना चाहिए। कि पहले आप लॉ एंड ऑर्डर्स देख लीजिए, उसके बाद आप शैक्षिक सामग्री बनाइए, ठीक है। चलिए दूसरा, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें एक जेंडर समिति जिसमें अकादमिक, नारीवाद, इतिहासकार, सरकार आदि शामिल हो, जिससे पाठ्यक्रम की गुणवत्ता एवं यह सुनिश्चित हो जाए कि पाठ्य पुस्तकें लिंग भेद से मुक्त है। यानी आप बुक बना देते हो, उसके बाद उस बुक को इस आधार पर देखो, गलतियां जांची जाती हैं बुक्स में, सब कुछ जांचा जाता है, ठीक है। फिर कहीं जाकर एक बुक पब्लिश होती है, तो उसके साथ साथ एक और समिति बना दो जो ये भी चेक कर ले कि कहीं जेंडर असमानता को तो बढ़ावा नहीं दे रही हमारी बुक, तो ये चीज़ भी हमें चेक करानी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, महिलाओं की आत्मकथाएं अधिक संख्या में कक्षा में पढ़ाई जाएं, जिससे बालिकाओं को प्रेरित किया जा सके, बालिकाओं में मोटिवेशन आ सके इस चीज़ से। नेक्स्ट है, लिंग भेद को दर्शाने वाली शिक्षक सामग्री को परिवर्तित कर देना चाहिए, उन्हें चेंज कर दीजिए। पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों में यह संशोधन करने की आवश्यकता है कि जहां महिलाओं का चित्रण केवल अच्छी गृहिणियों की तरह किया गया है, पुरुषों के समान महिलाओं की उपलब्धियों को शामिल करने की आवश्यकता है।
ये भी किया जा सकता है कि पिता खाना बना रहा है और माता बल्ब लगा रही है, लड़की स्कूल से साइकिल में लौट रही है, साइकिल पर लौट रही है और लड़का झाड़ू लगा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है और ऐसा करना भी चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों पर राज्य सरकार का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण होना चाहिए। तो राज्य सरकार भी जो है इस चीज़ को देखे, मापे और फिर उसके अनुसार बुक्स को छापे। तो ये हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हो गए। अब हम चलेंगे हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ। लघुत्तरात्मक प्रश्नों के अंदर हमने मात्र और मात्र 10 क्वेश्चन बनाए हैं, जिनसे आपकी यूनिट बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक समानता द्वारा सामाजिक परिवर्तन के कारण बताइए। कि अगर आप लैंगिक समानता करेंगे तो समाज में क्या परिवर्तन आ जाएंगे। कहने का मतलब लैंगिक समानता का महत्व बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लैंगिक समानता का अर्थ बताएंगे। तो लैंगिक समानता का अर्थ यह है कि लिंग के आधार पर असमानता का अभाव। वही बात हो गई। लैंगिक समानता के द्वारा हम समाज में लिंग पर आधारित भेदभाव व असमानता को समाप्त कर सकते हैं। लैंगिक समानता के द्वारा हम समाज में निम्न सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। तो अब देखते हैं अभी सामाजिक परिवर्तन क्या क्या आएंगे। पहला परिवर्तन, परंपरागत विषमता को समाप्त करना। भी पुराने टाइम से जो चली जा रही है उस चीज़ को हम समाप्त कर सकते हैं। लैंगिक समानता के माध्यम से समाज में विद्यमान परंपरागत विषमता, जैसे पुरुषों को विशेष अधिकार, समाज में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की ऊंची हैसियत, निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं, आदि असमानताओं को पूर्णतः दूर किया जा सकता है। कि महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं दिए जा रहे, भाई परंपरागत विषमता को समाप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, दूसरा है भेदभाव समाप्त करके हम भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं। कैसा भेदभाव, देखो लैंगिक समानता के माध्यम से समाज में लिंग पर आधारित भेदभाव को समाप्त करके, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब क्लियर दिखेगा। लैंगिक समानता के माध्यम से समाज में लिंग पर आधारित भेदभाव को समाप्त करके महिलाओं का, जो इस भेदभाव की ज़्यादा शिकार होती हैं, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। यानी जिन महिलाओं के साथ ये भेदभाव होता है या जो महिलाएं ज़्यादा भेदभाव की शिकार हो जाती हैं, वो मानसिक रूप से कुंठित हो जाती हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो उनके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। अगला है आर्थिक स्वावलंबन। आर्थिक स्वावलंबन का मतलब क्या है कि लैंगिक समानता के माध्यम से हम महिलाओं को भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं, जिससे उनका भी राष्ट्र की सकल आय में योगदान होगा। कि देश की जो जीडीपी है उसके अंदर महिलाओं का भी तो योगदान होना चाहिए, क्योंकि जो गृहिणी होती हैं, घर के कामकाज होते हैं, वो तो आर्थिक रूप से काउंट होते नहीं हैं। तो इसका मतलब उनका जीडीपी में योगदान माना नहीं जाता है। तो उनका जीडीपी में योगदान लाने के लिए उन्हें भी ये ऐसे जो है आर्थिक अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, चलिए, जिससे राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर होगा और महिलाओं को आर्थिक सुदृढ़ीकरण के कारण पुरुषों पर निर्भरता कम होती जाएगी उनकी, कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है साक्षरता दर में समानता। कि साक्षरता दर में समानता आ जाएगी। किसी भी समाज में स्त्री पुरुषों में साक्षरता समान हो तो शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिससे साक्षरता में वृद्धि होने से समाज में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता दूर होते हैं और जागरूकता में वृद्धि होती है। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि कोई पुरुष है, ठीक है, कोई पुरुष है या कोई लड़का है, वो कुछ करना चाहता है तो वो क्या कहता है कि नहीं, मेरी माँ नहीं मानती। माँ क्यों नहीं मानती? क्योंकि माँ अशिक्षित है। माँ अशिक्षित है तो माँ कहेगी कि नहीं बेटा, ये जो प्रथा है ये तो हमें करनी ही पड़ेगी। और बेटा क्योंकि माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उसको बेचारे को मजबूर होकर के ये चीज़ करनी पड़ती है। वहीं अगर उसकी माँ भी पढ़ी लिखी होती तो वो अपनी माँ को लॉजिकल चीज़ें सिखा पाता कि माँ बेटी भी बेटे के बराबर होती है, तो आप दोनों को एक समान प्यार किया करो, है ना। तो ऐसा जब भी होगा जब महिलाएं और पुरुष दोनों ही साक्षर होंगे और अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से वो दूर होंगे। नेक्स्ट है समाज के उत्थान के लिए, कि समाज के उत्थान के लिए जरूरी है लैंगिक समानता होने के कारण स्त्रियां भी पुरुषों के समान समाज के कल्याण के लिए समाज की जागरूकता में भागीदार बनेंगी। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वह अपने परिवार को भी शिक्षित करेंगी और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में सहयोग करेंगी, जिससे समाज का उत्थान होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने 5 जो है महत्व बताए हेडिंग्स डाल करके। ठीक है, आप इनके अंदर वर्णन करना चाहें तो कितना मर्जी वर्णन कर सकते
सकते हैं, ये परीक्षा में आपके पास उपलब्ध समय पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट है छिपी पाठ्यचर्या। छिपी पाठ्यचर्या का मतलब समझ गए आप, पहले हमने अतिलुक उत्तरात्मक प्रश्नों के अंदर पढ़ा भी था कि ऐसी चीज़ें जो बालक अपने आप सीख जाता है। ठीक है, छिपी पाठ्यचर्या में पारस्परिक लिंग भूमिकाओं को स्पष्ट करें कि छिपी पाठ्यचर्या के अंदर लिंग भूमिकाएं कैसी होती हैं, लड़के की क्या भूमिका होती है और लड़कियों की क्या भूमिका होती है। छिपी पाठ्यचर्या में पारस्परिक लिंग भूमिका को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है विद्यालयों में छात्रों के ड्रेस में विभिन्नता होती है, कि वहाँ पर लिंग भूमिकाएं किस प्रकार से होती हैं, लड़कों और लड़कियों में क्या विभेदीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर पहला है कि विद्यालयों में छात्रों के ड्रेस में विभिन्नता होती है। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग ड्रेस का प्रावधान होता है। बालकों के लिए पैंट और बालिकाओं के लिए स्कर्ट होती है। तो पहले भेदभाव तो हमने यहीं पर ही कर दिया। लीजिए, बच्चा आया नहीं स्कूल आने से पहले ही उसकी यूनिफॉर्म में घर पे ही विभेदीकरण हो गया। लड़का पहनेगा पैंट शर्ट और लड़की पहनेगी स्कर्ट। ठीक है, चलो जी, पहला विभेद हमने कर दिया। दूसरा, कभी कभी कुछ पुरुष शिक्षक छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, जिसके कारण छात्राओं में हीन भावना आ जाती है। इस प्रकार के कृत्य भी लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसा ये तो एक कुकृत्य के समान माना जाना चाहिए। चलिए अगला है मिश्रित माध्यमिक विद्यालयों में पुरुष उच्च की तथा महिलाएं निम्न प्रतिनिधित्व की भूमिका निभाती हैं। यानी कि जो उच्च विद्यालय है, मान लीजिए 2 टीचर्स सेम ग्रेड पर सेम लेवल के 2 टीचर्स हैं, तो वहाँ पर विद्यालय में भी देखने को मिलता है कि पुरुष टीचर जो होता है वो विद्यालय के ऐसे काम करता है जो बाहर करने वाले होते हैं, और विद्यालय के अंदर आसान काम, यानी कि ऐसी जो हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि जो काम महिलाओं को करना चाहिए वो काम महिला शिक्षक करती है। क्यों करती हैं भाई? उनकी पोस्टिंग एक जैसी है, उन्हें काम एक जैसा मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी जो उच्च वर्ग के काम है वो पुरुष करता है और निम्न प्रतिनिधित्व के काम होती हैं वो महिलाएं करती हैं। जैसे मान लीजिए विद्यालय में कोई उत्सव है तो उसके अंदर सजावट का काम कौन करेगी? महिलाएं करेंगी। लेकिन जो डीलिंग करनी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि टेंट लगवाया गया है तो टेंट लगवाने का काम कौन करेगा? पुरुष करेगा। ठीक है, तो ये वहाँ पर टीचर्स में ही विभेद हो रहा है, तो बच्चों के साथ तो विभेद होना अलग ही बात है। भी नेचुरल है ये तो, कि अगर टीचर्स ऐसा करेंगे तो बच्चों के अंदर तो ऐसी भावनाएं आनी ही आनी है। चलिए नेक्स्ट, औपचारिक पाठ्यचर्या में लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग विषय, खेल विषय सामग्री होती है, जैसे कला, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य आदि विषय में लड़कियों को अधिक सम्मिलित किया जाता है, तथा गणित, विद्यालय, अर्थशास्त्र आदि में लड़कों को वरीयता दी जाती है। अब तो नहीं होता, लेकिन पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि इंजीनियरिंग केवल लड़कों के लिए होती है, लड़कियों के लिए नहीं होती। तो ये गलत माना जाता है ना ऐसा। चलिए नेक्स्ट, उपयुक्त बिंदुओं में स्पष्ट लैंगिक भूमिकाओं का दृश्य स्पष्ट है, किंतु वर्तमान समय में यह परिवर्तित हो गया है, जो इस प्रकार है। अब छात्राओं को भी छात्र के समान बराबर अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब कैरियर तथा विषयों में छात्राओं की रुचि को भी वरीयता दी जाती है, कि छात्रा जो पढ़ना चाहती है उसे वो पढ़ाया जाता है। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, यानी कि प्राथमिक और जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिससे छात्राओं की क्षति न हो, यानी कि वहाँ पर महिला शिक्षकों की कहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर महिला शिक्षक होना चाहिए, महिला शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा प्रश्न तो हो गया, तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि जब महिलाएं शिक्षक होती हैं, कि विद्यालय में अगर 1-2 महिला शिक्षक होंगी या 50% महिला शिक्षिकाएं होंगी, तो वहाँ पर छात्राएं रिलैक्स महसूस करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कक्ष में लैंगिक समानता की स्थापना के लिए शिक्षक को कौन कौन से प्रयास करने चाहिए? तो देखिए कौन कौन से प्रयास करेंगे, क्योंकि आप भी भावी शिक्षक हैं, आपको भी ये प्रयास करने पड़ेंगे आगे चल करके। तो लैंगिक भेदभाव वाले शब्दों की बजाय लैंगिक समावेशित तथा तटस्थ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप बोल रहे हैं कक्षा के अंदर, मान लीजिए छात्र शोर कर रहे हैं, तो आप जाकर उनको क्या कहेंगे कि लड़कों चुप रह जाओ, या लड़कियों चुप रह जाओ, लड़कियों आप शोर नहीं मचाएंगी। इसकी बजाय आपको ये बोलना चाहिए कि स्टूडेंट्स कीप क्वाइट।
तो स्टूडेंट्स में लड़के भी आ गए, लड़कियां भी आ गई। तो आपको लैंगिक समावेशित या तटस्थ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप केवल कहेंगे कि लड़कियों चुप रह जाओ, तो लड़कियों में हीन भावना आएंगी और वो कुछ ऐसा माहौल बनेगा कि ऐसा समझा जाने लगेगा कि केवल लड़कियां ही शोर मचाती हैं, ठीक है। तो ये हीन भावना उनके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। फिर आगे से बच्चे भी आपको चलकर कहेंगे सर ये लड़कियां बोल रही हैं जी, लड़के तो नहीं बोल रहे, ठीक है। ऐसी कंडीशंस देखी जाती हैं अक्सर कक्षाओं में और हम फेस भी करते हैं ऐसी चीज़ें, तो हमें स्टूडेंट्स बोलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, शिक्षकों को अपनी अभिवृत्ति में आवश्यक बदलाव करना चाहिए कि जैसी शिक्षकों की रुचियां हैं उसमें बदलाव कीजिए, आप छात्रों को एक समान मानिए, ठीक है। नेक्स्ट, परंपरागत भूमिकाओं में आवश्यक बदलाव करके छात्र छात्राओं के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए। यानी पहले जो काम दिए जा रहे थे लड़कों को अलग लड़कियों को अलग, उसको निपटा करके उनको सेम काम दिए जाने चाहिए। माता या पिता से कोई बात पूछकर आने के लिए कहने के बजाय पेरेंट्स शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि पेरेंट्स के अंदर माता और पिता दोनों आ गए, ठीक है। तो ऐसे शब्द का, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट्स का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लड़के और लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में नहीं बैठाना चाहिए, उन्हें मिश्रित रूप से बैठाया जाना चाहिए। जैसे एक लड़का, फिर उसके पीछे एक लड़की, फिर उसके पीछे एक लड़का, फिर उसके पीछे एक लड़की। आप रो में बैठा रहे हो, चटाइयों पे बैठा रहे हो, तो इस तरीके से बैठाओ, ठीक है। उसके बाद है लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाले तथा इस मानक पर खरे उतरने वाले पुस्तकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप बुक्स भी ऐसी यूज़ कीजिए जहाँ पे असमानता ना हो। छात्राओं द्वारा लैंगिक रूढ़िवादिता पर आधारित वाक्य या शब्दों पर आपत्ति व्यक्त करनी चाहिए कि ऐसे कई बार छात्राएं भी ऐसी बात करती हैं कि सर हमारे घर में तो ऐसा होता है भी, आप तो लड़कियां हो, आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पर शिक्षक को आपत्ति व्यक्त करनी चाहिए कि नहीं बेटा ये गलत बात है, ठीक है। चलिए, महिलाओं से भेदभाव को समाप्त करने की योजनाओं को छात्र छात्राओं के सामने रखना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं या क्या हो रहा है हमारे समाज के अंदर, ठीक है। चलिए, अगला 9वां पॉइंट क्या है हमारा कि कुछ ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जिससे लड़कों को उन गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिले तथा लड़कियों को लड़कों वाली गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिले। भी लड़कियां वो काम करें जो पहले लड़के करते थे और लड़के वो काम कर सकें जो पहले लड़कियां करती थी, तो दोनों मिक्स होकर के वर्तमान में बराबर आ जाएंगे। लड़के और लड़कियों दोनों को प्रत्येक प्रकार की गतिविधियों में बराबर अवसर देना चाहिए। कुकिंग कंपटीशन चल रहा है तो दोनों को करो, मेहंदी कंपटीशन चल रहा है दोनों का कराओ, लड़कों का भी लड़कियों का भी। क्रिकेट कंपटीशन चल रहा है दोनों का कराओ, क्रिकेट मैच चल रहा है दोनों का कराओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कक्षागत व्यवहार के मामले में लड़कों को शिक्षकों द्वारा ध्यान दिया जाता है। यानी कक्षा के अंदर लड़कों पर तो शिक्षकों द्वारा ध्यान दिया जाता है क्योंकि लड़कों में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों कार्य करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि लड़कियों में सकारात्मक अभिवृत्ति पाई जाती है। लड़के कक्षा में एक दूसरे को छेड़ने, झगड़ा करने या अन्य शरारत भी करते हैं, जिसके कारण शिक्षकों का ध्यान लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज़्यादा रहता है। शिक्षकों को कक्षा अंत्यक्रिया के दौरान लड़के लड़कियों दोनों को बराबर समझना चाहिए और दोनों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक असमानता से संबंधित कौन कौन से तथ्य देखने को मिलते हैं आपको। तो बहुत सारे तथ्य मिलते हैं। तो देखिए, पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक असमानता को ऐसे दिखाया जाता है कि पढ़ने वाले के मन में लैंगिक असमानता से संबंधित विचार जागृत हो जाए। किसी भी पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक असमानता का निम्नलिखित संदर्भ देखा जा सकता है। यानी कि पाठ्य पुस्तकों में वो न चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर देते हैं पाठ्य पुस्तक निर्माता कि जो पढ़ने वाला होता है वो इस तरह के विभेद करने लग जाता है, उसके अंदर असमानता की भावना आ जाती है न चाहते हुए भी। चलिए पहला पढ़ते हैं, स्त्री एवं पुरुष के नाम की आकृति। प्रत्येक पुस्तक में कहीं ना कहीं नाम का वर्णन होता है। यह नाम किसी चरित्र या किसी पात्र के रूप में हो सकता है। स्त्री या पुरुष के नाम की आकृति कम है या अधिक है, इस बात को हम पुस्तक के अध्ययन के पश्चात ही जान सकते हैं। यदि स्त्री से संबंधित कम प्रयोग हुआ है तो पता चलता है कि स्त्री को समान प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं। यानी आप कहीं कहीं देखेंगे कि पुरुषों के नाम बहुत बड़े बड़े लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे शर्मा प्रसाद मुखर्जी या श्याम प्रसाद मुखर्जी, कितना बड़ा नाम है, और महिला का नाम क्या आएगा, बबली। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
तो यहाँ पर है पात्रों एवं भूमिकाओं के संदर्भ में पुस्तकों में वर्णित नाम, पात्र एवं उनकी भूमिकाओं से संबंधित संदर्भ, जैसे वह क्या करता है, वह क्या करती है का अध्ययन करने के बाद महिलाओं की भूमिका की समीक्षा की जा सकती है। समानता को दर्शाने वाले प्रसंगों में महिलाओं को उन कार्यों को करते हुए वर्णित किया जा सकता है, यानी कि हम उनको वर्णित कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार वापस से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन था कि पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक असमानता से संबंधित कौन कौन से तथ्य देखने को मिलते हैं। तो हमने पहला तो देख लिया अभी स्त्री पुरुष के नाम की आकृति में, दूसरा हो गया पात्रों और भूमिकाओं के संदर्भ में हमें देखने को मिलता है। आप केवल हेडिंग नोट कर लीजिए, उसके अंदर आप जो वर्णन करना चाहें कर सकते हैं कि पात्रों और भूमिकाओं के संदर्भ में परिवर्तन किया जाता है कि मम्मी मम्मी मुझे खाना दे दो, बच्चा आकर कहता है पापा पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो क्यों भाई, पैसे केवल पिता ही कमा सकता है क्या, और खाना केवल माता ही पका सकती है क्या। तो ये चीज़ें बालक के दिमाग में बैठा दी हमने, जो कि नहीं बैठानी चाहिए। अब आगे चलकर वो अपनी लिंग के अनुसार ही भूमिका अदा करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बल्कि उसको समानता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए लिंग विशेष शब्दों का वर्णन, यानी लिंग विशेष शब्द होते हैं। पुस्तकों में स्त्री एवं पुरुषों संबंधित कई उदाहरण भी लिखे रहते हैं। इन उदाहरणों के आधार पर ही लैंगिक असमानता का स्तर तय किया जा सकता है। इन उदाहरणों में भी कई बार रूढ़िवादी भूमिकाओं का वर्णन मिल जाता है। जैसे सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में उदाहरणों के लिए कई प्रसंगों का प्रयोग किया जाता है। उनमें कई बार स्त्रियों को निम्न स्थिति में दिखाया जाता है। स्त्रियों को निम्न स्थिति में दिखाया जाता है, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि स्त्रियां जो है वो अनपढ़ होती हैं या घर का खाना बनाती हैं, या कई बार ऐसा हो जाता है कि घर की महिला रूढ़िवादी चीज़ों को फॉलो करने लग जाती है ना, बल्कि पुरुष पढ़े लिखे होते हैं वो उनको रोकते हैं, लेकिन महिला फिर भी उन रूढ़िवादी चीज़ों को करती चली जाती है। तो ऐसी चीज़ें हमारी बुक्स के अंदर दिखाई जाती हैं। अगला है स्त्रीलिंग वाली वस्तुएं एवं जानवरों का प्रसंग। स्त्रीलिंग वाली वस्तुओं एवं जानवरों का प्रसंग। तो यहाँ पर देखिए कि स्त्रीलिंग से संबंधित वस्तुओं और पुरुष लिंग से संबंधित वस्तुओं और जानवरों को भी कई बार रूढ़िवादी सोच के आधार पर चित्रित और वर्णित कर दिया जाता है। अब देखिए इस आधार पर क्या होता है, इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी लैंगिक असमानता को दिखाने वर्णन करने से लैंगिक असमानता में वृद्धि होती है, कि उनमें भी, जानवरों में भी हम विभेद करते हैं, तो उसमें भी बालकों के दिमाग में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। चलिए अगला, चलिए फोर्थ क्वेश्चन तो हमारा हो गया, सिंपल था टॉपिक। आपने हेडिंग्स आपको नोट कर लेनी है, उसके अंदर वर्णन आपको खुद अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, लैंगिक पूर्वाग्रह विभेद को समाप्त करने के उपायों का वर्णन कीजिए। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि पहले से हमने जो धारणा बना रखी है, पूर्वाग्रह यानी पढ़ने से पहले, किसी चीज़ को पढ़ने से पहले, किसी चीज़ को जानने से पहले हम एक सोच बना लेते हैं, वो पूर्वाग्रह। यानी कि विभेद, यानी कि जो अंतर हम करते हैं ना, जो विभेद, जो अंतर हम करते हैं, उसको समाप्त कैसे किया जा सकता है। तो पहला तो आप लिख सकते हो जागरूकता का प्रचार। किसी भी तरह की सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए का एकमात्र उपाय होता है कि आप जागरूकता लाएं, अखबार, टीवी, रेडियो आदि के माध्यम से काम करें। लेखक, फिल्मकार, गीतकार, टीवी सीरियल, प्रोग्राम, विज्ञापन वाले जो भी बनाते हैं विज्ञापन, उनमें उनकी जो रचनाएं हैं उनके अंदर नारी को महत्व देना, ईश्वर द्वारा बनाए गए नारी पुरुष दोनों रूपों को बराबरी के रूप में दर्शा सकें। ठीक है, यानी कि वो बराबर दिखाएं कुल मिलाकर के। इस प्रकार जन शिक्षा के माध्यमों का जनमानस पर बहुत प्रभाव पड़ता है और समाज में इन विषयों पर जागरूकता पैदा की जा सकती है। और लैंगिक भेदभाव के दुष्प्रभाव को बताना बहुत जरूरी है। लोगों को बताना आवश्यक है कि अगर लिंगानुपात व्यवस्थित नहीं रहा तो समाज में कितनी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। धीरे धीरे प्रयास करने से लोग इस विषय में जागरूक किया जा सकता है लोगों को। चलिए नेक्स्ट है बालिका शिक्षा का प्रचार। तो बालिका शिक्षा का प्रचार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि लिंग भेद का बहुत बड़ा कारण लड़कियों का कम शिक्षित होना है या व्यावसायिक रूप से शिक्षित न होना होता है। यानी कि आप थोड़ा कम पढ़ा लेते हैं बच्चों को तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। उनमें व्यावसायिक रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, वो कोई व्यवसाय कर सकें कल को अपना। बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक कॉलेज खोले जाने चाहिए
जहां वह आसानी से एवं सुरक्षित रूप से पहुंच सके। अगर लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो उनमें आत्मविश्वास का संचार होगा एवं समाज में उनका महत्व बढ़ेगा, वह उनके निर्णयों का सम्मान होगा। अब सिंपल सी बात है, बालिका विद्यालय है तो वहाँ पर केवल बालिकाएं हैं, तो वहाँ पर अंतर करने का, विभेद करने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शिक्षा व्यवसाय में सुधार। महिला शिक्षा जो है वो व्यवसाय केंद्रित होनी चाहिए, जिसे पढ़कर उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके और इससे परिवार भी उन्हें पढ़ाने में विशेष रुचि लेगा। भी आप बालिकाओं को पढ़ा रहे हैं, कल को आपकी बेटी नौकरी लगेगी, इस चीज़ को सोच करके वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि पैसे किसी को अच्छे भी, ऐसा कौन है जिसको पैसे अच्छे नहीं लगते हैं ना। चलिए, तो सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं जो महिलाओं की प्रगति में बाधक है, उन्हें समाप्त कर महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। महिलाओं को भी पुरुषों की भांति सभी प्रकार के कर्मकांड करने का अधिकार मिलना चाहिए, कि वो जो करना चाहें वो कर सकती हैं, अगर वो मतलब कि अगर वो योग्य हैं उस चीज़ के, तो उन्हें समान अवसर दिए जाने चाहिए। कुल मिलाकर के बात ये है। ठीक है, चलिए। 5वां है सुरक्षात्मक वातावरण, यानी कि सिंपल सी बात है कि सुरक्षा, महिला सुरक्षा आज के समाज में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे समाज के ऊपर। ठीक है, तो महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन अपराध जैसे बलात्कार, एसिड से हमले, अपहरण आदि के बढ़ने से माता पिता का लड़कियों को लेकर जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है। और सुरक्षात्मक वातावरण होने से लड़कियों को न केवल असुरक्षा की भावना की वजह से पीछा नहीं रहना, माफ़ कीजिएगा, अब देखते हैं, हम अच्छे से दिखाई देगा। सुरक्षात्मक वातावरण होने से लड़कियों को न केवल असुरक्षा की भावना की वजह से पीछे नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि अभिभावक भी निश्चित रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा घुमावदार सेंटेंस है। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर सुरक्षा देंगे तो बालिकाएं असुरक्षा की भावना से दूर रहेंगी और माता पिता भी टेंशन से दूर रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सह शैक्षिक विद्यालय पर टिप्पणी लिखिए। सह शैक्षिक विद्यालय को एजुकेशनल स्कूल जो होता है जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ती हैं, उसको हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो बताते हैं। हालांकि मैंने बोलकर बता ही दिया आपको। सह शैक्षिक या सह शिक्षा से अभिप्राय लड़के और लड़कियाँ दोनों ही एक साथ शिक्षा प्राप्त करें और वह भी एक विद्यालय में और एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ें। सह शिक्षा व्यक्तित्व नेतृत्व विकास के साथ साथ संप्रेषण क्षमता में सहायक है। वर्तमान युग में सह शिक्षा या सह शैक्षिक विद्यालय आवश्यक है, यानी लड़कों को लड़कियों से बात करनी आएगी, लड़कियों को लड़कों से बात करनी आएगी। कल को वो समाज में एक दूसरे के साथ जब रहेंगे तो उनको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, नैतिक विकास उनके अंदर होगा अगर वो सह शैक्षिक विद्यालय में बढ़ती हैं तो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। सह शैक्षिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने से विद्यार्थी अपने जीवन में अधिक सफल रहते हैं। उनमें लैंगिकता के आधार पर भेदभाव नहीं होता एवं छात्र छात्राओं दोनों में ही आत्मविश्वास होता है। आगे देखते हैं। एक दूसरे लिंग के प्रति समान विश्वास के मूल्य विकसित हो जाते हैं। सह शिक्षा में बालक बालिकाओं को एक ही विद्यालय में साथ साथ रहते हुए समान विषयों की शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अतिरिक्त विद्यालय में होने वाली अन्य गतिविधियों में भी समान रूप से भाग लेना, यानी कि वो एक समान रूप से काम करते हैं, चाहे कोई कंपटीशन है चाहे तो पढ़ाई है, तो वो एक साथ भाग लेते हैं। और इसका अर्थ यह है कि रुचि एवं प्रतिभा के अनुसार ही विद्यालय गतिविधियों का चयन करते हैं, यानी कि अपनी रुचि के अनुसार करते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को करने ही नहीं दे। अगर किसी लड़की को क्रिकेट खेलना पसंद है तो वो उसकी रुचि हो गई, वो अच्छा खेलती है तो वो उसकी प्रतिभा हो गई। तो उसकी रुचि और प्रतिभा को देख करके वो अपनी विद्यालय के अंदर अपनी गेम, अपनी गतिविधि को चूज करेगी, ना कि ऐसा बोल दिया जाए कि लड़कियां मेहंदी कंपटीशन करती है और लड़के क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो ये गलत बात है। जो उनका इंटरेस्ट है उनके अनुसार उनको करने दीजिए, जिससे दोनों की प्रतिभा विकसित होती है और अवचेतन में पलने वाली अनेक कुंठाएं और हीनता की वृत्तियों का भी शमन होता है। एक दूसरे के साथ रहने, बातचीत करने, तर्क और विवाद करने से
एक दूसरे को समझने परखने का अवसर मिलता है और सहयोग की भावना विकसित होती है। अनावश्यक भय और शंका, मनोवैज्ञानिक डर और हीनता की भावना नहीं पनपती है। इतना ही नहीं, इससे अध्ययन में अधिक प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा की भावना भी उत्पन्न होती है और प्रतिभा का निरंतर विकास होता है। अपने जीवन में वे इन गुणों के कारण सामंजस्य एवं सहयोग के महत्व को समझते हैं। वर्तमान युग में अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी सफल न हुई हो, अतः इसके लिए अलग शिक्षा व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। जब महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं तो अलग से स्कूल खोलने की औचित्य ही क्या है। ठीक है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान, विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा और शोध सभी क्षेत्रों में वे समान रूप से सफल हैं और अतः देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अतः एक ही शिक्षा पद्धति सह शिक्षा सबके लिए उपयोगी है, यानी कि उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जब एक साथ पढ़ेंगे तो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, उन्हें पता चलेगा कि लड़कियां भी हमारे जैसी होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न हमारा है, विद्यालयों में लैंगिक असमानता किन आधारों पर परिलक्षित होती है। आप कैसे कैसे देखते हैं स्कूल्स में कि कैसे महिलाओं के अंदर या छात्र छात्राओं के अंदर असमानता की भावना होती है, कहाँ कहाँ देखी जाती है स्कूल के अंदर। चलिए देखते हैं। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता के कारण शिक्षा स्पष्ट रूप से सबसे अधिक विफल रही है। कि लैंगिक असमानता होती है सबसे ज़्यादा किसके अंदर, शिक्षा के अंदर। अन्य क्षेत्रों के साथ साथ शैक्षिक क्षेत्र में भी लैंगिक असमानता फैली हुई है, जो विद्यालय में औपचारिक और अनौपचारिक रूप से परिलक्षित होती हैं। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम सुविधाएं, अलग अपेक्षाएं एवं विषयों से आधारित संकीर्णताओं का सामना करती हैं। बेचारियों को संकीर्णताओं का सामना करना ही पड़ता है और इसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं। अब देखें नेक्स्ट। अतः विद्यालयों में लैंगिक भिन्नता विभिन्न आधारों पर परिलक्षित होती है, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। चलिए सबसे पहला जो है वो है विद्यालय में पहुंचने के आधार पर। विद्यालय में कौन किस प्रकार से आता है। ठीक है, तो चलिए भारत में सन 1871 में लड़कियों का पहला माध्यमिक विद्यालय खोला, जो लड़कों के माध्यमिक स्कूलों के 15 वर्ष बाद खोला गया। यानी लड़कों का स्कूल खुल रहा है, उसके 15 वर्ष बाद तो लड़कियों की शिक्षा स्टार्ट हो रही है। चलिए नेक्स्ट। प्राथमिक शिक्षा 1970 में सार्वभौमिक रूप से निःशुल्क एवं अनिवार्य कर दी गई थी, जिसमें बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालय तक पहुंच स्वतः ही प्रदान कर दी गई थी। लेकिन माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों की पहुंच के लिए एक विशेष सशक्त अभियान की आवश्यकता पड़ी। यानी कि लड़के तो पहुंच ही जाते हैं, लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर के लिए तो हमने कर दी, लेकिन माध्यमिक स्तर तक पहुंचाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए कुछ प्रयास नहीं किया गया, तो ये एक भेदभाव का कारण ही है कि नहीं किया गया। इसका मतलब आप भेदभाव कर रहे हो कि ऐसा क्या है कि आप लड़कों के लिए कर रहे हो और लड़कियों के लिए कर ही नहीं रहे, है ना, ये तो गलत बात है। चलिए नेक्स्ट। प्रतिबंधित अधिगम लिमिटेड लर्निंग, यानी गर्ल्स के लिए लर्निंग भी लिमिटेड होती है। कैसे? 1917 ईस्वी में सभी बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा संबंधी उपयुक्त नौकरी की कमी एवं भय को दूर करने के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय कर दिया गया। तो देखिए कि नौकरी की कमी है, एक तो लड़कियों के लिए नौकरी की कमी है और लड़कियों में भय बहुत ज़्यादा है दूसरे कामों को लेकर के। तो यहाँ पर हमने गृह विज्ञान को एक विषय के रूप में जोड़ दिया। सबसे मुझे मेरे दृष्टिकोण से ये गलत लगा। हमें उनके भय को दूर करना चाहिए था, ना कि उन बालिकाओं को गृह विज्ञान से जोड़ देना चाहिए था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार 20वीं सदी के आरंभ में समाज एवं परिवार में महिलाओं की भूमिका संबंधी अवधारणाओं ने विस्तृत परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या को आकार देना प्रारंभ कर दिया। देखिए कि आपका जो बुक्स है वो भी इस आधार पर बनाई जा रही है कि समाज में क्या चल रहा है, बल्कि बुक्स समाज में परिवर्तन लाने के लिए होती हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसमें सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं अटेंडेंस या उपस्थिति।
कैसी उपस्थिति रहती है? तो देखिए 19वीं सदी में बालिकाओं को शिक्षित करना अभिभावकों के द्वारा समय एवं धन का अपव्यय माना जाता था। प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों स्तरों पर बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का स्कूल जाना कम पसंद किया जाता था। इसका प्रमुख कारण बालिकाओं द्वारा घरेलू कार्य में किए जाने वाला सहयोग था। मम्मी भी सोचती थी ना कि मेरी बेटी मेरी हेल्प करेगी, घर पे रहेगी तो स्कूल में जाकर क्या कर लेंगे ना। लोगों की धारणा बन गई थी कि उनकी बेटियां विवाह करके अपना घर संभालें और बच्चों का पालन पोषण करें बस। 1944 में जब 14 वर्ष के बालकों के लिए माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, तभी से विद्यालय में लड़कियों की उपस्थिति लगभग लड़कों के समकक्ष पहुंची। नहीं तो पहले लड़कियां स्कूल आती ही कहाँ थी, या घर वाले भेजते ही कहाँ थे। चलिए नेक्स्ट, विषयाधारित प्रतिबद्धता, मातृत्व को प्रोत्साहित करने के अभियान के भाग। चलिए आगे पढ़ते हैं। मातृत्व को प्रोत्साहित करने के अभियान के भाग के रूप में गृह विज्ञान को 1911 में प्रारंभ किया गया, जबकि चिकित्सा एवं कानून आधारित अध्ययन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए लगभग समाप्त कर दिया गया था। अभी चिकित्सा और कानूनी के अंदर जो जॉब्स हैं वहाँ पर महिलाओं को जाने ही नहीं दिया गया, बल्कि गृह विज्ञान को जोड़ दिया गया ताकि वो मातृत्व को बढ़ावा दे सकें। ये गलत बात थी। कला एवं मानविकी से संबंधित विषयों को महिला विषय संबंधी विषय माना जाता था। यद्यपि 1990 के दशक में कानून, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई। महिलाओं ने प्रयास करके अपनी स्थिति तो बनाई ही, लेकिन पहले गृह विज्ञान को जब जोड़ा गया तब ऐसा माना जाता था कि चिकित्सा, कानून और लड़कियां थोड़ी ना अदालत में जा कर के जो है केस लड़ेंगी, ऐसा माना जाता था। ठीक है, लड़कियां डॉक्टर कैसे बन जाएंगी, लड़कियां इंजीनियर कैसे बन जाएगी, मजदूरों के साथ मिलकर कैसे काम कर लेंगी, ऐसी चीज़ें होती थी। चलिए, जो कि कहीं ना कहीं भेदभाव को बढ़ावा देकर चली गई और वो भेदभाव अब तक चल रहा है हमारे अंदर। चलिए नेक्स्ट, लड़कों के विरुद्ध भेदभाव। लड़कों के विरुद्ध भेदभाव अब देखो कैसा है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर लड़कों की शिक्षा के साथ साथ महिला अध्यापकों का आधिपत्य लड़कियों की शिक्षा को समर्थन देता महसूस किया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि 1990 के दशक में जैसे ही बालिका शिक्षा के परिणाम बेहतर हुए, लड़कों के साथ भेदभाव संबंधी मुद्दे भी उदित हुए। यानी अगर लड़कियों को हमने इम्पोर्टेंस दिलानी शुरू की तो लड़कों की इम्पोर्टेंस कम हो गई, बेचारे लड़के इन भावना के शिकार होने लगे। लेकिन हमें तो लैंगिक समानता की बात करनी है, हम लड़कियों को आगे बढ़ा करके लड़कों को तो पीछे नहीं रख सकते ना, ये तो गलत सोच है। हमें तो लड़के और लड़कियों दोनों को समान रूप से बढ़ावा देना है। चलिए अब थोड़ा स्पीड में पढ़ते हैं हमारा 8वां प्रश्न, क्योंकि लगभग हमें जो है चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। चलिए, विद्यालयों में लैंगिक समानता आधारित क्रिया बनाने के उपाय बताइए। यानी लैंगिक समानता होनी चाहिए। आप बालकों से किस प्रकार के कार्य करवाएं कि उनके अंदर असमानता का भाव न हो। तो चलिए पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट हमारा ये कहता है कि विद्यालयों में शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के लिए लैंगिक समानता पर आधारित मुद्दों पर बातचीत एवं विचार विमर्श करने के लिए वर्कशॉप इत्यादि का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे इन मुद्दों पर आधारित ज्ञान देने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि टीचर्स को ये पता ही नहीं होता कि वो असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको पता तो होना चाहिए ना, वो जागरूक होंगे तभी वो इसमें सुधार कर सकेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, विद्यालय को लड़कियों के लिए ज़्यादा उपयुक्त स्थल बनाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देने वाली नीतियों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। यानी लड़कियों को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराना चाहिए स्कूल के अंदर। ठीक है, क्योंकि लड़के तो फील कर ही लेते हैं, और पीछे भी हमने देखा कि लड़के जो हैं नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ें करते हैं, तो वो टीचर के नज़रों में आ ही जाते हैं। लेकिन लड़कियों पर भी ध्यान देना चाहिए टीचर को। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षण विधियों एवं शिक्षण रणनीतियों की लैंगिक समानता के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए। यानी बुक्स की जांच करनी चाहिए, उनमें आवश्यक परिवर्तन करके कक्षा में इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए कि लड़के लड़कियां दोनों में बराबर का अधिगम प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट, 4th पॉइंट देखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में नेक्स्ट देखते हैं हमारा 4th पॉइंट क्या कहता है कि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में पाठ्यचर्या में लैंगिक विभेद को समाप्त करने व लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाली रणनीतियों को शामिल करना चाहिए। विद्यालय को समुदाय से संबंधित करना, अभिभावक शिक्षक मीटिंग के दौरान भी इन मुद्दों को रेखांकित किया जाना चाहिए।
यानी कि स्कूल के अंदर करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को समाज के सामने भी प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यालय शिक्षकों को कुछ एनजीओ से संबंधित करके भी उन्हें परिवर्तन करके कक्षा में इस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए कि लड़के लड़कियां दोनों में बराबर का अधिगम अवसर प्राप्त हो। ठीक है, तो यानी विद्यालय शिक्षकों को एनजीओ से जुड़ करके भी ऐसे काम कर सकते हैं आप। खेलकूद में समान भागीदारी का अवसर देना चाहिए। खेलकूद में लैंगिक भेद को त्यागने तथा समान भागीदारी का अवसर करना शिक्षक का कर्तव्य है। छात्र छात्राओं के बीच कार्यों का बंटवारा समान रूप से होना चाहिए। शिक्षक सहायक सामग्रियों जैसे चार्ट, मॉडल आदि बनाते समय शिक्षक को चाहिए कि वे प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं को साथ साथ दिखाए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा 8वां प्रश्न था। अब हम चलते हैं हमारा 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है कि अब देखिए, पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने सह शिक्षा को रिलेशन के महत्व को जाना था, अच्छी चीज़ों को जाना था। अब 9वां प्रश्न हमारा कहता है कि सह शिक्षा से आप क्या समझते हैं, सह शिक्षा की कमियां बताइए। तो सह शिक्षा की कमियां क्या क्या हैं, तो आप बता सकते हैं। कि भाई जो को एजुकेशनल स्कूल है, क्या उनकी कुछ कमियां भी होगी, देखते हैं। चलिए, सह शिक्षा का तात्पर्य ऐसे शैक्षिक प्रावधान से है जिसमें बालक और बालिका से छात्र छात्राएं दोनों एक साथ और एक ही समय में विद्यालय के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करते हैं और छात्र छात्राओं को एक ही शिक्षण व्यवस्था एवं प्रशासन में शिक्षा ग्रहण करनी होती है। इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था आधुनिक भारत में नई नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि ये इस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुई है। वैदिक काल में गुरु आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत गुरु कन्या के साथ अन्य विद्यार्थी भी अध्ययन करते थे, परंतु उस समय गुरु के प्रति श्रद्धा, ब्रह्मचर्य पालन, व्रत एवं संयम उन्हें भाई बहन के पवित्र संबंधों में ही बंद कर रखता था। आज सामाजिक संगठन में बदलाव होने से, सांस्कृतिक परंपराओं में अंतर आने से छात्र छात्राओं के साथ साथ पढ़ने में अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। सह शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित कमियां पाई जाती हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या कमियां पाई जाती हैं और फिर उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये भी हमें सोचना ही पड़ेगा। चलिए, सह शिक्षा अधिक खर्चीली होती है। छात्र छात्राओं का पर्याप्त धन फैशन, केश विन्यास और सजने संवरने में व्यय होता है। इन कार्यों में पैसा तो लगता ही है, साथ ही जो समय अध्ययन में लगना चाहिए फैशन परिस्थिति में नष्ट हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं किशोरावस्था के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि बालक बालिकाओं की मनोवृत्ति ये होती है कि दूसरे लोग जो मुझे देख रहे हैं उनको मैं अच्छा दिखूं, ऐसा करने के लिए वो फैशन में, सजने संवरने में समय और धन का खर्च करते हैं, बल्कि उन्हें वह समय अध्ययन में लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समूह एवं वातावरण छात्रों के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब दो विरोधी यौन भावनाओं के व्यक्तित्व पारस्परिक संपर्क में आते हैं, वे अध्ययन में अपना ध्यान नहीं लगा पाते। तो ये तो किशोरावस्था की मुख्य समस्या रहती ही है, हम साइकोलॉजी में पढ़ते ही हैं। उनका अवधान का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ध्यान जो लगाते हैं वो यौन आकर्षण के कारण पढ़ाई से हट जाता है। सह शिक्षा विद्यालयों में अधिकांश छात्रों के परीक्षा परिणाम आशा के विपरीत होते जाते हैं या विपरीत जाते हैं। इसका कारण विरोधी यौनाकर्षण है, जिससे प्रभावित होकर बालक पथ भ्रष्ट हो जाता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो ये सिंपल सी बात हो गई कि किशोरावस्था के अंदर या बाल्यावस्था के अंदर भी जो किशोरावस्था की तरफ जाने वाली एज होती है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। इसमें बालक बालिकाओं का दोष नहीं है, यह प्रकृति है, नेचुरल है ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। लेकिन इनके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। चलिए, अधिकांशतः बालक बालिकाओं के गुण अधिकांशतः बालक बालिकाओं के गुण बालिका बालकों के गुण ग्रहण कर लेते हैं, यानी बालक बालिकाओं के गुण और बालिका बालकों के गुण ग्रहण कर लेती हैं। ऐसा करने से पुरुष पौरुषहीन होने लगता है और बालिका में लज्जा और सतीत्व समाप्त होने लगता है। यानी पुरुष जो है वो पौरुषहीन होने लगते हैं और बालिका में लज्जा और सतीत्व का समापन होने लगता है। नेक्स्ट देखिए, छात्रों की तुलना में छात्र अधिक हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं।
छात्राओं की तुलना में छात्र ज़्यादा हीन भावना का शिकार होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि छात्राएं हीन भावना का शिकार होती हैं, बल्कि छात्र जल्दी होते हैं, बॉयज़ जल्दी होते हैं एक तरह से, ठीक है। पुरुष महिला के संपर्क में आते ही उनके सम्मुख आत्महीनता का शिकार हो जाता है। इस प्रकार पुरुष छात्र का व्यक्तित्व विकास की स्थिति में न रहकर हीन भावना से पूरित हो जाता है। यदि शारीरिक रचना में पुरुष की अपेक्षा महिला कम सुंदर होती है तो उसके विपरीत महिला में ही हीन भावना घर कर लेती है। यानी कि अगर महिला कम खूबसूरत हुई तो उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी। परिणाम स्वरूप उसके व्यक्तित्व पर अवांछनीय प्रभाव पड़ने लगते हैं। कभी कभी आत्महीनता के परिणाम स्वरूप पुरुष एवं महिला विद्यार्थी यौन आकर्षण से दूर हटकर शिक्षक क्षेत्र की सफलताओं को प्राप्त करने में लग जाते हैं। तो अगर आत्महीनता आ जाती है तो आत्महीनता आने पर कई बार रिजल्ट्स ये आ जाते हैं कि वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाने लग जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के पोषक सह शिक्षा को सही नहीं मानते। यानी कि जो भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के जो पोषक हैं वो सह शिक्षा को सही नहीं मानते। वो क्या कहते हैं, उनके अनुसार एक ही साथ छात्र छात्राओं की शिक्षा ग्रहण करना उचित नहीं है। यह तो निश्चित है कि यदि विद्यालय में छात्र छात्राओं को साथ साथ पढ़ने की व्यवस्था की जाती है तथा उन्हें सहवास के अवसर मिल जाएं तो उसके भारी दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषणकर्ताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि छात्र छात्राओं में यौन भावना की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है और अवसर मिलने पर यौन बुभुक्षा को तृप्त भी कर लेते हैं। यानी कि यौन बुभुक्षा को तृप्त करने के लिए वो गलत कदम उठा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पुरुष छात्र तथा महिला छात्र सह शिक्षा के माध्यम से जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के प्रति अनुकूलित होने की क्षमता ग्रहण करते हैं। ऐसा करने से दोनों व्यक्तियों की भावी ग्रस्त जीवन सुखमय होने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं। यानी कहीं कहीं ये चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को पॉजिटिव बनाएं तो वो बन सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बल्कि अच्छा है वो एक दूसरे की भूमिकाओं को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो आगे चलकर उनका जो ग्रस्त जीवन है वो अच्छा चलेगा। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार सह शिक्षा में अच्छाइयाँ एवं बुराइयाँ दोनों समाहित होती हैं। फिर भी राष्ट्र की शिक्षा प्रसार योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सह शिक्षा प्राथमिक शिक्षा स्तर एवं उच्च शिक्षा स्तर पर चलते रहने देना चाहिए ताकि उनका विकास हो सके। प्राथमिक स्तर पर बालक अबोध होते हैं तथा उच्च शिक्षा स्तर पर पहुंचते पहुंचते समझदार और दूरदर्शी हो जाते हैं। उन्हें अपना अच्छा बुरा समझने की बुद्धि आ जाती है। तो प्राथमिक स्तर पर तो हम देखते हैं कि उनमें जो है साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि बाल्यावस्था चल रही होती है या पूर्व बाल्यावस्था चल रही होती है, ठीक है। तो उसके अंदर वो अबोध होते हैं, उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, तो वहाँ पर वो सुरक्षित रहते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो समझदार हो जाते हैं। तो बीच की जो एज है वहाँ पर थोड़ा सा खतरा रहता है नेगेटिव चीज़ों का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा अंतिम 10वां क्वेश्चन है हमारा लघुत्तरात्मक प्रश्न, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि लैंगिक असमानता के कारण क्या है, उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो पहला है कि कारणों की बात करें, सबसे पहले सामाजिक कारण। लैंगिक विषमता हमारे देश में एक सामाजिक समस्या है। एक आदर्श महिला और पुरुषों की पहचान के प्रतिमान भिन्न है। पुत्री के जन्म से ही हेय दृष्टि से देखना, दहेज प्रथा, अशिक्षा आदि के कारण लैंगिक विषमता बनी हुई है। यानी पहली तो सामाजिक समस्या हो गई। दूसरी समस्या हमारी सांस्कृतिक समस्या हो गई। पुरुष प्रधान समाज में नारी के सांस्कृतिक स्वरूप भी त्रुटिपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की जाती है या प्रस्तुत करते हैं। पुरुषों की गरिमा मंडित करने के कारणों की सामंजस्य में बाधा उत्पन्न होता है। यानी कि अब यहाँ पर देखो बहुत ही एक कह सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि पुरुष को गरिमा मंडित करने के कारण भी, यानी पुरुषों को ऐसा माना जाता है कि वो गरिमापूर्ण है और पुरुषों को गरिमापूर्ण बनाने के कारण ही, यानी गरिमापूर्ण बनाने के लिए हम महिलाओं को नीचा दिखा देते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट देखिए, मनोवैज्ञानिक समस्या। महिलाएं मनोवैज्ञानिक रूप से भी इस विषमता की जिम्मेदार हैं। पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण प्राय महिलाओं के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। कहते हैं ना, महिलाओं की दुश्मन बन जाती हैं, ऐसा कुछ। आर्थिक समस्या। लैंगिक असमानता
के मूल में आर्थिक पक्ष भी कन्या को आर्थिक बोझ और पुत्र को आर्थिक वरदान माना जाता है। भी पुत्र का विवाह करेंगे तो दहेज में समान आएगा और पुत्री का विवाह करेंगे तो दहेज में समान देना पड़ेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता भी दहेज प्रथा पर रोक लगनी चाहिए, है ना। तो कितनी गलत चीज है। चलिए नेक्स्ट। तो अब हमारे पास है कि लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है। सभी बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाना ताकि खर्चे के रूप में न देखें माता पिता इसे। बालिकाओं की शिक्षा के लिए सहयोगी प्रारंभिक शिशु देखभाल सुविधाओं के लिए नवाचारी क्रियाकलाप के अंतर्गत विशेष निधियों का प्रावधान ताकि उनकी अच्छे से देखभाल हो सके, उनका भी विकास हो सके। विद्यालयों में बालिकाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ग्राम शिक्षा समितियों या अभिभावक शिक्षक संघों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना। जैसे आप जानते हैं कि आजकल जो आपकी कह सकते हैं कि विद्यालय के अंदर जो स्कूल डेवलपमेंट कमेटी होती है, तो उसके अंदर, या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी नहीं, स्कूल डेवलपमेंट कमेटी आप कह सकते हो, तो उसके अंदर 50% जो है महिलाओं को रखा जाता है। तो ये सही चीज़ है। सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं पुरुष संवेदनशील बन जाती हैं, तो अच्छा है। उसके बाद है भी महिलाएं और पुरुष संवेदनशील एक दूसरे के प्रति बन जाने चाहिए, दोनों ही होने चाहिए एक दूसरे के प्रति संवेदनशील। विद्यालय में भर्ती किए जाने वाले 50% महिला शिक्षक होने चाहिए ताकि महिला छात्राएं, यानी कि जो छात्राएं हैं वो वहाँ पर अच्छा महसूस कर सके, उनके शिक्षा का वातावरण अच्छा हो सके। तो ये हमारे जो लघुतरात्मक प्रश्न थे जो काफ़ी बड़े थे वो हमने कर लिए हैं। अब हमारे मात्र और मात्र 6 निबंधात्मक क्वेश्चन बचते हैं, उसके बाद हमारी कंप्लीट यूनिट हो जाएगी। चलिए हमारा पहला निबंधात्मक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि स्त्री शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न शिक्षा समितियों का वर्णन कीजिए, यानी ऐसी समितियाँ जिन्होंने स्त्री शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई ना कोई काम किया है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। स्त्री शिक्षा का क्षेत्र विकास से अछूता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन उच्च शिक्षा के विषय में सोचने समझने के लिए किया गया। इस आयोग ने उच्च शिक्षा के साथ साथ स्त्री शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में भी सुझाव दिए। यानी जो स्वतंत्रता जैसे ही हमें मिली तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, इसका गठन किया गया। तो इसने उच्च शिक्षा के बारे में तो सोचा ही सोचा, साथ में इस आयोग ने स्त्री शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसके संबंध में भी बहुत सारे सुझाव दिए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। इस संविधान में भी बालकों तथा स्त्री शिक्षा के में कोई बाधा उत्पन्न न हो ऐसी व्यवस्था करने के लिए कहा गया। सरकार ने संविधान लागू होने के बाद बालिकाओं की शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार संबंधी कार्य करने शुरू कर दिए। अब आगे क्या हुआ कि जैसे हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान ने ऐसी बातें की, तो संविधान के लागू होने के बाद फिर हमारी जो सरकार है उसने ये काम करने शुरू कर दिए। इसमें सबसे पहले 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन हुआ। सबसे पहले किसका गठन हुआ? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का, ठीक है, जो है चलिए गठन हुआ 1958 के अंदर। इस समिति के अध्यक्ष सबसे पहले कौन बनी? श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। तो सबसे पहला हमारा एक जो फैक्ट है जो हमें याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की, नेशनल तो हमें याद ही रहेगा महिला शिक्षा और उसकी समिति, बस सिंपल सी बात, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति। इस समिति की अध्यक्ष थी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है। हम जानते हैं कि महिलाएं दुर्गा का रूप होती हैं, तो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। उसके बाद देखिएगा क्या होता है कि सरकार ने इस समिति से स्त्री शिक्षा की समस्याओं और उन समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देने को कहा। समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें स्त्री शिक्षा के संबंध में निम्न सुझाव दिए गए थे। और इसने क्या दिए गए? कुछ सुझाव दिए गए स्त्री शिक्षा के लिए। तो अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 ने क्या सुझाव दिए। तो देखिएगा, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति ने स्त्री शिक्षा हेतु निम्न सुझाव दिए। इसके अंदर कहा गया कि सरकार को एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित अवधि में स्त्री शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना चाहिए। यानी इसने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए कि आप इसको सीधा छोड़ दीजिए कि हाँ हम विकास करेंगे या हाँ हम विस्तार करेंगे। आप एक फिक्स डेट निर्धारित कीजिए जिस पर ये कहिए कि हाँ हम इस डेट तक
ऐसा काम करेंगे, यानी निश्चित योजना के अनुसार और निश्चित अवधि में आप कोई योजना कीजिए जिसके अंदर स्त्री शिक्षा का विकास और विस्तार जो है सुनिश्चित कीजिए। ठीक है। अब दूसरा था कि इन्होंने कहा कि सरकार को स्त्री शिक्षा का कुछ समय के लिए एक समस्या के रूप में स्वीकार कर उसका भार अपने ऊपर ले लेना चाहिए। भाई आप इसको एक समस्या की तरह लो, एक सुधार की तरह मत लो। ये मानो कि ये एक समस्या है और जिसे हमें दूर करना है, तो आप जल्दी कर पाएंगे। तो दो चीज़ें हो गई। तीसरा पॉइंट देखो, इन्होंने क्या कहा कि सरकार को राज्यों के लिए स्त्री शिक्षा की नीति निर्धारित करनी चाहिए कि राज्य क्या करें, राज्य अपने अपने जो क्षेत्र उनमें क्या करें। इस नीति को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए और राज्यों को आप धन भी दो इसके लिए, तभी तो राज्य करेंगे। राज्यों के पास पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे। चौथा पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। भाई गाँवों में जाओ आप। ठीक है। पांचवा देखो, बालक और बालिकाओं की शिक्षा की विषमता को समाप्त कर समानता स्थापित की जाए और बालक बालिकाओं की शिक्षा में समानता लाइए, असमानता को दूर कीजिए। ठीक है। उसके बाद स्त्री शिक्षा समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, अब आप इन समस्याओं का अध्ययन कीजिए भी एक्चुअल कारण क्या है, स्त्रियां क्यों नहीं आ रही हैं पढ़ने या बच्चियां जो हैं स्कूल में क्यों नहीं आ रही हैं पढ़ने। तो उसके लिए अध्ययन करने के लिए इन समस्याओं का राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का जो संस्थान है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद, इसका गठन किया जाए। उसके बाद अगला सुझाव, सातवां सुझाव इन्होंने दिया कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को अधिक सुविधाएं प्रदान की जाए। कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की जो बालिकाएं हैं, स्टार्टिंग जहाँ पर हो रही है वहाँ पर इनको कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा दो। ठीक है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के सुझावों को स्वीकार करके शिक्षा मंत्रालय ने सन 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया। अब ध्यान रखना, पहले राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति थी, बाद में इनके दिए गए सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया गया। सन 1964 में इस परिषद का पुनर्गठन किया गया। इस समिति को निम्न कार्य सौंपे गए। तो 1964 में दोबारा से गठित की गई ये समिति। ठीक है। या इस परिषद का दोबारा से पुनर्गठन किया गया, आप ये मान सकते हैं। और अब की बार इसको क्या कह दिया गया, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति। अब देखते हैं भी इसको क्या क्या कार्य सौंपे गए। ठीक है। चलिए, जो समिति थी यानी परिषद बना दी, वो परिषद काम कर रही है। फिर जो समिति थी वो दोबारा पुनर्गठित की गई क्योंकि सरकार को ज़रूरत थी और सुझावों की, तो सरकार ने दोबारा उस समिति को बुलाया और उस समिति ने दोबारा क्या क्या सुझाव दिए। देखो ये क्या क्या कार्य किए। देखो तो स्कूली स्तर पर बालिकाओं की और प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर सरकार को सुझाव देना। भी ये सरकार को समय समय पर बताती रहती थी भी क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और कैसे इनको दूर किया जा सकता है। स्कूली स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के संबंध में सुझाव देना। सरकार अगर कोई कार्यक्रम लागू कर रही है तो वो सरकार ने सही तरीके से किया या नहीं, ये बताती थी राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति। ठीक है। उसके बाद है स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों का प्रयोग करने के लिए सुझाव देना। भी व्यक्ति अपने कहते हैं ना डोर टू डोर जाकर शिक्षा दी, जैसे लॉकडाउन में, तो वैसे कहा गया कि व्यक्तिगत प्रयास किए जाए, हर एक व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास करे। ठीक है। अकेले संस्था के करने से नहीं होगा। आगे देखो, स्त्री शिक्षा के पक्ष में जनमत का निर्माण करने के उपायों के संबंध में सुझाव देना। भी आप जनमत का निर्माण करो, भी लोग भी माने भी हाँ हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, तो ये होता है जनमत। ठीक है। तो जनमत निर्माण के लिए कौन कौन से, जैसे नुक्कड़ नाटक करना, ठीक है, और टेलीविजन में ऐड चलाना, तो ये क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उनके बारे में सुझाव जो है इनसे मांगे गए और इन्होंने इनके कार्य थे ये सुझाव देती थी। ठीक है। क्योंकि हमारे पास मेन यही बात है कि ये समिति बनाई तो इस समिति ने क्या क्या काम किए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बालिकाओं की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना और भावी जागृति पर दृष्टि रखना। यानी कि उच्च शिक्षा जब वो ले रही हैं तो उच्च शिक्षा में वो क्या क्या प्रगति हासिल कर रही हैं उस पर नज़र बनाए रखना और जागृति लाना कि देखो आज तक हमारी बच्चियों ने इतना सब कुछ कर दिया तो आगे भी कर सकती हैं। ठीक है। चलो अब आगे है, बालिकाओं की उच्च शिक्षा के संबंध में समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर सर्वेक्षण करना, अनुसंधान करना, सेमिनारों का आयोजन कराए जाने के संबंध में सुझाव देना। ठीक है। अब आगे है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का एक प्रमुख कार्य विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना था। भी स्कूल के अंदर बच्चियों को क्या प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम्स को भी दूर करना था, क्योंकि स्कूल की प्रॉब्लम दूर नहीं होगी तो बच्चियां स्कूल नहीं आएंगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
परिषद ने इस समस्या पर विचार करने के लिए श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में सन 1962 में एक समिति का गठन किया, जिसे हंसा मेहता समिति कहा जाता है। और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में हंसा मेहता समिति जो है इसने उल्लेखनीय काम किया, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है, इतिहास के अंदर हम पढ़ते ही हैं। इस समिति ने स्त्री शिक्षा के संबंध में निम्न सुझाव दिए। अब देखते हैं कि इस समिति ने क्या सुझाव दिए। तो देखो एक बार फिर से कंक्लूजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया गया, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति बनाई गई, ठीक है। उसके बाद जो है ये बनाई गई थी 1958 के अंदर, ठीक है। फिर इसके आधार पर क्या बनाया गया, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद बनाई गई। जो समिति थी इसके आधार पर 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद बना दी गई। अब ये परिषद अलग काम कर रही है। अब जो 1958 में ये समिति बनाई गई थी ना, इस समिति को 1959 में दोबारा से बुलाया गया और कुछ कार्य सौंपे गए या कुछ कार्य इसने किए। तो 1959 में इसने क्या क्या कार्य किए ये हमने यहाँ पर पढ़े थे, ठीक है। चलिए, और इसके आधार पर फिर हंसा मेहता समिति बनाई गई 1962 में। अब देखते हैं कि हंसा मेहता समिति ने क्या क्या सुझाव दिए। तो हंसा मेहता समिति ने पर्याप्त विचार विमर्श करने के बाद स्त्री शिक्षा के संबंध में 2 सुझाव दिए। पहला सुझाव था, अब देखो 2 ही सुझाव दिए इसने। पहला सुझाव था कि विद्यालय स्तर पर बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर नहीं होना चाहिए। स्कूल में आप पढ़ा रहे हो तो बॉयज़ को भी आप वही पढ़ाओ जो गर्ल्स को पढ़ा रहे हो। बालकों को और बालिकाओं को अलग अलग सिलेबस मत पढ़ाओ, एक ही जैसा सिलेबस पढ़ाओ। उसके बाद दूसरा सुझाव था कि कोई कदम नहीं ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जो पुरुषों और स्त्रियों के वर्तमान अंतर को और स्थायी बना दे। यानी कि चलो अंतर आ गया तो आ गया, हम जानते हैं कि वर्तमान टाइम में अंतर है, महिलाएं और पुरुष में भेदभाव है, लेकिन आप कम से कम आगे तो ऐसा कोई कदम मत उठाइए जो पुरुषों और स्त्रियों का जो वर्तमान अंतर है इस अंतर को और स्थायी बना दे। तो ये बात हंसा मेहता समिति ने कही, इस अंतर को स्थायी मत रहने दो, धीरे धीरे हम इस अंतर को खत्म करेंगे। इसके बाद सन 1964 में सरकार ने भारत की सभी स्तरों की शिक्षा के विषय में सुझाव देने के लिए भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने सभी स्तरों की शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव दिए। स्त्री शिक्षा के संबंध में भी आयोग ने ठोस सुझाव दिए। आयोग द्वारा दिए गए निम्न सुझाव थे। अब भारतीय शिक्षा आयोग जो है सभी के लिए सुझाव दे रहा था, लेकिन हमें केवल ये देखना है कि स्त्री शिक्षा के संबंध में उसने क्या सुझाव दिए। तो चलिए 1 बाय 1 हम देखते हैं अभी स्त्री शिक्षा के लिए उसने क्या सुझाव दिए। चलिए, तो देखिएगा पहला सुझाव, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। यानी कुछ ना कुछ करके बालिकाओं को विद्यालय लाया जाए और फिर उनको पढ़ाया जाए, ठीक है। यानी प्राथमिक स्तर पर तो कम से कम बालिकाओं को पढ़ाई जाए। अगर बालिका फर्स्ट क्लास में स्कूल ज्वाइन नहीं करेगी तो 10वीं क्लास में पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं होगा, है, पहुंचेगी नहीं, इम्पॉसिबल है ये तो। अब देखिए दूसरा, बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालयों में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यानी उनको प्रोत्साहित कीजिए, ठीक है, उन्हें यूनिफॉर्म दीजिए, उन्हें बैग्स वगैरह कॉपियाँ वगैरह बांटिए, उन्हें लाभ बताइए पढ़ने के क्या लाभ हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अलग अलग विद्यालयों की स्थापना की जाए, ठीक है, कि बालिकाओं के लिए अलग अलग विद्यालय जो है वो बनाए जाएं। या तो आप ये कह सकते हैं भी बालक बालिकाओं के अलग मध्य जो है बनाए जाएं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर का विद्यालय अलग हो और उच्च प्राथमिक का अलग हो, ठीक है। यानी अलग किया जाए, बालिकाओं को बालकों से अलग किया जाए, ये कह सकते हैं अपने, ठीक है। चलिए, क्योंकि अलग होंगे तो माता पिता भी जल्दी भेज देंगे, जैसे बालिका विद्यालय होते हैं अकेले। बालिकाओं को मुफ्त पुस्तकें, यूनिफॉर्म और अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अलग विद्यालयों की स्थापना की जाए। तो यहाँ पर कहा गया कि माध्यमिक स्तर पर अकेली बालिकाओं के लिए जो है विद्यालयों की स्थापना की जाए, क्योंकि पीछे ही हमने कुछ प्रश्नों में पढ़ा था कि जब को एजुकेशन वाले स्कूल होते हैं जहाँ पर बालक बालिकाएं दोनों एक साथ पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि जो किशोरावस्था के अंदर जो है बालक बालिकाएँ भटकाव का शिकार हो जाते हैं, उनमें हीन भावनाएँ आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक उदाहरण भी देखा था उस प्रश्न के अंदर कि मान लीजिए लड़का अगर कम सुंदर है लड़की की बजाय, तो वो अपने आप को हीन भावना का शिकार मानने लगता है। और अगर लड़की अगर कोई ऐसे मतलब थोड़ा अपने आप को कम सुंदर मानने लगते हैं कि जैसे मान लीजिए, तो वो हीन भावना का शिकार हो जाती है ना। तो ऐसा होता है जब विपरीत लिंगी छात्र एक साथ जो है स्टडी करते हैं। तो इसलिए अलग विद्यालय होंगे तो सभी बालिकाएं होंगी, तो उसमें कुछ ऐसा होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
बालिकाओं के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जाए, बालिकाओं के लिए छात्रावासों की स्थापना की जाए ताकि जो विद्यालय से बहुत दूर है वो भी विद्यालय तक आसानी से पहुंच सके, विद्यालय के अंदर रह करके स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सके। बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद बालिकाओं को कला, विज्ञान, वाणिज्य, तकनीकी आदि विषयों को समय चयन करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यानी बालिकाओं को ऐसा नहीं है भी आपको होम साइंस लेनी है, बालिकाओं को अगर इंजीनियरिंग पसंद है तो उन्हें वो भी करवाइए, अगर उन्हें वाणिज्य, तकनीकी क्षेत्र या कला क्षेत्र जो भी पसंद है उन्हें वो करने दीजिए। नेक्स्ट दीजिए, गृह विज्ञान तथा सामाजिक कार्य के पाठ्य विषय को विकसित करने कि उनको बालिकाओं के यानी उनको बालिकाओं के लिए आकर्षण बनाया जाए। तो यहाँ पर कहा क्या गया है कि गृह विज्ञान एवं सामाजिक कार्य के पाठ्य विषय को विकसित करके उनको बालिकाओं के लिए, एक्चुअली में ये बालकों के लिए होना चाहिए था कि बालकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनाया जाए, यानी बालक भी उन विषयों को करें, यानी हर एक विषय हर किसी के लिए ओपन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बालिकाओं को व्यवहारिक प्रबंधन एवं प्रशासन की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए कि वो प्रबंधन सीखे, प्रशासन सीखे। ठीक है, नेक्स्ट है, स्त्री शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु ठोस सुझाव देना, कि इसका ये काम ये भी था कि स्त्री शिक्षा के मार्ग में अगर कोई बाधा आ रही है तो उसे वो दूर करे। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 स्त्री शिक्षा के संबंध में घोषणाएं महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करने तथा स्त्री शिक्षा में समानता के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यानी कि महिलाओं को शैक्षिक अवसर अच्छे मिले और समानता हो शिक्षा के अंदर, उसके लिए क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंदर, वो हम देखते हैं। तो पहला है, बालक और बालिकाओं की शिक्षा में कोई अंतर नहीं किया जाए। सिंपल सी बात है, जो लड़कों को पढ़ा रहे हो वही लड़कियों को पढ़ाओ। स्त्री शिक्षा के विकास के लिए प्रयत्न किए जाएंगे, यानी स्त्री शिक्षा के लिए भी आप प्रयत्न कीजिए। थर्ड है, बालिकाओं को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। केवल बालिकाएं होम साइंस ही न लें, कोई भी विषय बोलें उनमें उनकी रुचि पैदा करने के लिए। ठीक है, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालिकाओं को विशेष सुविधा दी जाएगी, जैसे लैपटॉप इत्यादि दिए जाते हैं। ठीक है, स्कूटी दी जाती है, साइकिल वितरित की जाती है, ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट, एक और समिति है जिसने सुझाव दिए, वो कौन सी समिति है? आचार्य राममूर्ति समिति 1990 का स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव है देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इसने क्या सुझाव दिए। सबसे पहला सुझाव है कि शिशु देखभाल तथा शिक्षा केंद्र प्राथमिक विद्यालयों के समीप स्थापित किए जाएं, यानी कि शिशु देखभाल और शिक्षा केंद्र जो है जैसे कि आंगनबाड़ी टाइप से होता है, ठीक है, तो वो प्राथमिक विद्यालयों के साथ में ही हो, ताकि बच्चे क्या करें, शिशु विद्यालय जाते जाते हो धीरे धीरे प्राथमिक स्कूलों में ट्रांसफ़र हो जाएं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा दूर होगा तो बच्चे आंगनबाड़ी में जाते रहेंगे, उसके बाद पढ़ाई छाड़ देंगे। ठीक है, नहीं, उन्हें प्राथमिक विद्यालय में वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कक्षा 1 से 3 का पाठ्यक्रम शिशु शिक्षा केंद्रों के अनुकूल बनाया जाए, यानी जो बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़कर आए हैं ना उसी के अनुसार सिलेबस किया जाए 1 से 3 तक, ताकि उनको पढ़ने में कोई ज़्यादा हार्ड ना लगे, क्योंकि हार्ड लगा तो वो आएंगे नहीं स्कूल। अगला देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा विद्यालय शिक्षकों में समन्वय स्थापित किया जाए, कि आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं वो स्कूल के शिक्षकों को जानते हों, दोनों में समन्वय होगा तो जो बच्चे आंगनबाड़ी को पास आउट करेंगे वो स्कूलों में अच्छे से भेजे जा सकेंगे। ठीक है, उनको मोटिवेट किया जा सकेगा। 300 छात्राओं पर प्राथमिक विद्यालय और 500 छात्राओं पर एक जूनियर हाई स्कूल स्थापित किए जाएँ, ये इन्होंने कहा। अगला है, योग्य छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, योग्य छात्राओं को यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाएं और महिला शिक्षिकाओं की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अभिभावक हैं वो अपनी बच्चियों को पढ़ने भेज सकें। चलिए नेक्स्ट, छात्राओं को आवासीय विद्यालयों की सुविधा प्रदान की जाए, यानी हॉस्टल इत्यादि। उच्च शिक्षा में बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यानी उनमें कौशल दीजिए उनको। ठीक है, उनमें कोई ना कोई कौशल आप अगर पैदा करेंगे तो वो आगे किसी ना किसी जॉब में सेट हो सकते हैं। ठीक है, या अपना कोई उद्यमशीलता उनके अंदर लाई जा सकती है। ठीक है, अपना कोई उद्योग धंधा खड़ा कर सकते हैं वगैरह। उसके बाद है, छात्राओं के विद्यालय आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि परिवहन की सुविधा न होने के कारण ही छात्राएँ जो है वो शहर आकर स्टडी नहीं कर सकते हैं ना। चलिए,
या विद्यालय के अंदर ही गांव के अंदर ही अगर विद्यालय बहुत दूर है तो भी जाना मुश्किल हो जाता है। स्त्री शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन हेतु किए जा रहे प्रयास, और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? स्त्री शिक्षा के सुधार के लिए किए जा रहे प्रयास, उपयुक्त सुझावों और घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में स्त्री शिक्षा के प्रसार और उन्नयन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। देखो कितनी बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है। सिंपल बात यही है कि सरकार ने क्या किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जिन जिलों में साक्षरता प्रतिशत कम है उसमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये तो हम सभी जानते हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में। अगर आप जैसे आप आगे गवर्नमेंट टीचिंग में जाएंगे तो आप जानते ही हैं कि जैसे कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो उसके अंदर होता है कि जो जिला के अंदर साक्षरता कम है, सिंपल सी बात है कि आपके पूरे जिले का वो कंट्रोल उनको पता चल जाता है कि कितने बच्चे पढ़े हैं कितने नहीं पढ़े, फिर उनको विकास का वो काम करते हैं। अगला है बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्कूल खोले जा रहे हैं। बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्कूल खोले जा रहे हैं। ठीक है, अलग से, क्योंकि पहले क्या होता था कि प्राथमिक तो चलो बालिकाओं के लिए है या उच्च प्राथमिक तक भी है, 8th तक भी है, लेकिन उसके बाद उनको को एजुकेशन में जाना पड़ता था लड़कों के साथ ही। ठीक है, तो अभिभावक उन्हें भेजना पसंद नहीं करते थे, तो बालिकाओं के लिए अलग से अगर माध्यमिक स्कूल होंगे तो अभिभावक वहाँ पर उनको भेज देंगे। बालिका निरौपचारिक शिक्षा केंद्रों को 90% अनुदान प्रदान कर दिया गया है। यानी कि जो निरौपचारिक शिक्षा केंद्र है, बालिका निरौपचारिक शिक्षा केंद्र, उनको 90% अनुदान दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है यानी जो राशि है वो दी जाती है 90%। अब देखिए नेक्स्ट, नवोदय विद्यालय में बालिकाओं के लिए 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क छात्रावासों की भी व्यवस्था की गई है। बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। गरीब छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी की गई है, और ये तो हम सभी जानते हैं, और छात्रवृत्ति मिलती भी है। नेक्स्ट देखिए, सरकार द्वारा अप्रैल 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम, क्या महिला समाख्या कार्यक्रम, याद रखना ये महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया, जो 53 जिलों के 900 गांवों में चलाया गया। इसके माध्यम से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो ये जो प्रश्न था थोड़ी इसमें आंकड़े ज़्यादा थे, तो इन आंकड़ों को आप याद रख सकते हैं तो रखें, अदरवाइज आप अपनी भाषा में अच्छे पॉइंट्स बनाकर लिख दें, इसमें काम चल जाएगा आपका। ठीक है, आप अपनी तरफ से उत्तर बना के लिखते हैं तो चल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा आंकड़ों का अगर तड़का लगा देना आप, तो आपके आंसर में जान आ जाएगी, और जान आ जाएगी तो मार्क्स हमारे अच्छे बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, दूसरा हमारा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न है, जेंडर शिक्षा के लिए अधिकारों का वर्णन कीजिए। अन्य विशिष्ट वर्गों के अधिकारों पर एक लेख लिखिए कि जेंडर एजुकेशन, जेंडर शिक्षा के लिए क्या अधिकार है उसका वर्णन कीजिए। तो देखिए, वर्ष 1975 में विश्व महिला वर्ष घोषित किया गया। 1975 जो वर्ष था उसको विश्व महिला वर्ष घोषित किया गया। आप सभी जानते हैं कि जो प्रत्येक वर्ष होता है उसको पूरा विश्व जो है किसी ना किसी नाम से समर्पित करता है। जैसे कि मान लो 2020 है तो उसे किसके लिए समर्पित किया गया, 2021 है उसमें हम एक काम करेंगे, काम चुन लिया गया और वो साल जो है उसी काम के लिए समर्पित किया गया। तो वैसे ही 1975 को विश्व महिला वर्ष मनाया गया। ठीक है, पूरे वर्ष को विश्व महिला वर्ष के नाम से जाना गया। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत प्रयास किए गए। इसके पश्चात अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए, परंतु महिलाओं की दशा में विशेष सुधार नहीं हो पाया। महिलाएं चाहें वो ग्रामीण हो, शहरी हो, हिंसा की शिकार होती रही, जिस कारण न तो वे अपने मानवाधिकारों का उपयोग कर पा रही थी और न ही देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में अपना सहयोग दे पा रही थी। अब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें तब भी उनका शोषण रुक सकता है। भाई महिलाएं जब तक अपने अधिकारों के बारे में सचेत ही नहीं रहेंगी तब तक उनका शोषण रोकेगा कौन, एवं उन पर अत्याचार बंद हो सकते हैं। तभी उन पर अत्याचार बंद होंगे जब वो सचेत रहेंगी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रत्येक महिला का शिक्षित होना आवश्यक है, तभी वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकेंगी। शिक्षित एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ नारी, अब देखिए, शिक्षित और आर्थिक रूप से सुदृढ़ नारी ही अत्याचार और अन्याय का विरोध कर सकती है। हम ये जानते हैं कि अक्सर विरोध कौन सी स्त्री करती है, जो शिक्षित होती है और आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी। जब उसे पैसों की कोई चिंता नहीं होगी तभी तो वो समाज के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ, अपने परिवार वालों के खिलाफ लड़ सकती है अगर उसके साथ हिंसा हो रही है तो। ठीक है,
नहीं तो अगर वो आर्थिक रूप से उन पर डिपेंडेंट है तो वो बेचारी कहाँ जाएगी, क्या खाएगी, इस वजह से वो उनका विरोध नहीं करती है। शिक्षा जैसे सशक्त माध्यम से आज की नारी समय सशक्त बनकर विभिन्न व्यवसाय एवं सेवाओं से जुड़ती जा रही है तथा कुशलतापूर्वक विभिन्न पदों पर आसीन होकर प्रगति की ओर निरंतर अग्रसर हो रही है। आज की शिक्षित नारी समय और शिक्षा दोनों के महत्व को समझने लगी है। आज शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला, कविता, साहित्य सभी क्षेत्रों में नारी सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर देश के निर्माण एवं उन्नति के अंदर सहयोग कर रही है। भारत में महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। वर्तमान में इस आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास है। तो जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इस आयोग के अध्यक्ष देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है चेंज हो गई हो, ठीक है, की गई। इसके अतिरिक्त वर्तमान में देखिए, क्योंकि अगर आप 2022 में एग्जाम दे रहे हैं तो डॉक्टर गिरिजा व्यास है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हर राज्य में महिला आयोग की शाखा का गठन किया गया है। हर राज्य में महिला आयोग की एक ना एक शाखा जरूर होती है। वर्तमान में राजस्थान में महिला आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर तारा भंडारी है। राजस्थान में जो महिला आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर तारा भंडारी। यह आयोग संवैधानिक संस्था है, वह महिलाओं के अधिकारों के प्रति सजग है। महिला आयोग बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करता है। विशेषकर यह कार्यक्रम ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि शहर वाले तो वैसे ही आजकल मुख्य धारा में आ गई हैं महिलाएं, बालिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ घर से बाहर निकल कर नौकरी करना ही नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा वह है जो अपने और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सके, ठीक है। इस प्रकार से उपयोग में लाई जाए कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से राष्ट्र उत्थान में भागीदारी ले सके। यानी स्त्रियों को केवल इसलिए नहीं पढ़ाना जाना चाहिए कि चलो जी नौकरी करेंगी, पैसा कमाएगी, नहीं। वो पढ़ी लिखी होंगी तो राष्ट्र उत्थान में काम करेंगी, वो पढ़ी लिखी होंगी तो अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जिएंगी और दूसरों को भी जीने देंगी, ठीक है। यद्यपि नारी ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम कर लिया है, फिर भी अपने सम्मान की रक्षा के लिए उसका संघर्ष जारी है। नेक्स्ट देखिए, दोहरी जिंदगी जीते हुए नारी कभी कभी खुद को असहाय और उपेक्षित पाती है। यानी कि असहाय है, वो उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि जो वर्किंग क्लास की महिलाएं होती हैं वो बेचारी क्या करती हैं, घर का काम भी करती हैं, उसके बाद जॉब पर भी जाती हैं, ठीक है। तो वो डबल काम उनका हो गया है। इन परिस्थितियों में भी वह सामंजस्य स्थापित करती हुई प्रगति पथ पर निरंतर बढ़ती जा रही हैं। विश्व में महिलाओं की प्रगति का आधुनिक इतिहास संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से शुरू हुआ। कि विश्व में महिलाओं की जो प्रगति का इतिहास जो शुरू हुआ, आधुनिक इतिहास, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से शुरू हुआ। भारत में भारत के संविधान से इसकी शुरुआत मानी गई कि जैसे भारत का संविधान बना वैसे महिलाओं को उनके अधिकार वगैरह प्राप्त होने शुरू हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 1 क्लॉज 3 और 8 महिलाओं के अधिकारों की आधारशिला है। महिलाएं बिना किसी भेदभाव, अन्याय और हिंसा और भय से मुक्त होकर अपनी प्रगति कर सके और समाज के उत्थान और विश्व शांति में अपना सक्रिय योगदान दे सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 18 दिसंबर 1979 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ये लाया गया था, ठीक है। तो देखिए, जिसे महिलाओं का बिल ऑफ राइट भी कहा जाता है। तो महिलाओं का बिल ऑफ राइट किसे कहते हैं? कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, पास किया गया। इस प्रस्ताव को 3 सितंबर 1981 से लागू किया गया। तभी से महिलाओं के मूलभूत अधिकारों का संरक्षण करना संयुक्त राष्ट्र संघ का धर्म बन गया है। अब देखो, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का धर्म सबसे बड़ा है। चलिए, ये तो हो गई महिलाओं की बात। अब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, यानी मानवाधिकारों की बात। तो देखो, अन्य विशिष्ट वर्गों को मानवाधिकार कौन कौन से दिए गए हैं, देखते हैं। मानव से ही मानवता का, अर्थात इंसान से ही इंसानियत का जन्म होता है, जो सभी धर्म दर्शनों का सार है। जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रीयता, वर्ग भेद आदि के संघर्ष प्रत्येक युग के इतिहास में मिलते ही मिलते हैं। दंभ,
एवं मिथ्या अभिमान किसी भी व्यक्ति और समाज के पतन का कारण बनते हैं। ये हम जानते ही हैं, जैसे रावण को भी था। अपनी श्रेष्ठता का मिथ्या अभिमान और दंभ भी जर्मनी को ले डूबा, कि उसका मिथ्या जो अभिमान था और दंभ भी था जो जर्मनी जैसे देश को ले डूबा। जातीय संकीर्णता एवं विविध अंधविश्वास मानवता के विकास के मार्ग में बाधा बनते आए हैं। समय समय पर इन अमानवीय प्रथाओं के विरोध एवं खंडन हेतु अथक प्रयास होते रहे हैं। छुआछूत की भावना भारतीय समाज में कलंक की तरह रहती है या रही है, जिसने मानवता को कलंकित किया है। समय समय पर अमानवीय प्रथाओं के विरोध एवं खंडन हेतु पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। आज अनुसूचित जातियों आज अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है। शोषण का मुख्य कारण उनका अशिक्षित होना है, कि वो अपने अधिकारों के बारे में जानते ही नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, SC ST और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनका शोषण करते रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया है, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मानवाधिकारों के संदर्भ में भारतीय दलितों की दशा का विवरण देखने से पता चलता है कि यह वर्ग अभी भी सामाजिक दुर्भावना और अन्याय का शिकार होता जा रहा है। यानी कि वैसे तो अनुच्छेद 15 ने कह दिया कि आप धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, तो क्या ये भेदभाव खत्म हो गया क्या? नहीं। इसकी रिपोर्ट किसने दी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा भी अभी भी ये शिकार होने बेचारे। नेक्स्ट देखो, स्वभावतः सब मनुष्य समान रूप से उन्मुक्त और स्वाधीन है। उनके कुछ जन्मजात अधिकार हैं जिन्हें मनुष्य समय अपने जीवन और अपने संतानों से पृथक नहीं कर सकते। यथा जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उपभोग, संपत्ति के अर्जन और सुखी जीवन जीने के साधन के अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना न तो कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। वस्तुतः अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। भी अगर आपके पास कोई अधिकार ही नहीं है तो जीवन का एक फिर तो मर जाइए बस, ठीक है। इस कारण वर्तमान में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिकाधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लोस्की के शब्दों में कहा जा सकता है कि एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उसी के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। अगर किसी राज्य में मान लीजिए तानाशाही है, जैसे हम विश्व के कई देशों में देखते हैं, कोरिया जैसे देशों में, तो वहाँ पर तानाशाही है तो वो अच्छे नहीं माने जाएंगे। लेकिन भारत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये लोकतांत्रिक है, तो जितने ज़्यादा अधिकार प्रदान करोगे लोगों को उतना ही अच्छा या बुरा कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन इन शक्तियों का समय अपने समाज के हित में उचित रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। यानी कि आपको प्रकृति ने बहुत कुछ किया है, लेकिन आप उसको अपने हित में या दूसरों के हित में यूज करने के लिए आपको कुछ साधनों की तो आवश्यकता पड़ेगी। राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। तो आप समझ गए कि सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? व्यक्तित्व का पूरा विकास। इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार होता है, कि आपको अधिकार दिए गए हैं तभी आप कुछ करोगे, ठीक है। तो ये बाहरी सुविधाएं अधिकार ही हैं। अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता और सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है। यानी कि सिंपल सी बात होगी, अधिकार का मतलब क्या है? भी आपको कोई चीज़ करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान कर दी या तो कोई सकारात्मक सुविधा दे दी आपको कोई काम करने की, ठीक है। यही तो होता है अधिकार। और अधिकार होता क्या है? जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। लोस्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। बाइल्ड के अनुसार अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। भी आप स्वाधीन रूप से खुद के अधीन रह करके, है ना, स्वाधीन का मतलब खुद के अधीन, खुद अपनी मनमर्जी से कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो उसे हम अधिकार कहेंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। बोसांके के अनुसार अधिकार में मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करती है, ठीक है, लागू करता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी परिभाषा है। कितने अच्छे तरीके से कहा गया कि अधिकार एक मांग है जिसकी मांग हम करते हैं।
समाज उसे स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू कराता है। भारतीय विद्वान श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था, नियम या रीति है जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक है।